अध्याय 41। बाथटब दोष सिद्धि। अगले दिन साशा मुझे छोटे से शहर के बीचों बीच बने बड़े नीलामी हॉल के पीछे ले गई। यह अब तक की सबसे प्रमुख इमारत थी। पीछे पहुंचकर साशा ने हमें हमारे फोरमैन के पास भेजा। उसने बताया कि क्या उतारना है और कहाँ रखना है, और 2 घंटे पसीना बहाने के बाद हमारे फोरमैन ने हमें आखिरी 3 गाड़ियां आने से पहले थोड़ा आराम करने को कहा। यार, इससे तो मैं राक्षसों को मारने में ही भलाई समझूंगा, मैंने शिकायत करते हुए बेंच पर लेटकर अपना सिर साशा की गोद में रख दिया। शिकायत मत करो, ईमानदारी से कहूं तो मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूं, लेकिन यहाँ नीलामी घर के साथ सभी खतरे पैदा करने वाले राक्षसों को बेचने के लिए वस्तुओं को हटा दिया गया है, साशा ने मेरे बालों को सहलाते हुए बताया। आप बहुत सहज दिख रहे हैं। हम दोनों ने देखा कि वह मोहक महिला आवाज कहाँ से आई है। हमारी नजर उस श्यामला पर पड़ी जिसके सिर से टिली और साशा के कानों की तरह चमगादड़ के पंख निकल रहे थे। उसने एक खूबसूरत गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी और हम दोनों उसे देखते ही उछल पड़े और झुक गए। शांत हो जाओ, मैं कोई रईस या राजसी नहीं हूं, मुझे झुकने की जरूरत नहीं है। मुझे बस लगा कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरा नाम मैक्सिन है। तुम दोनों कौन हो सकते हो? उसने हमसे पूछा। जब हम जिस बेंच पर बैठे थे उसके पास आकर उसने हमें बैठने के लिए अपने बगल वाली सीट थपथपाई। हम बैठे, अपना परिचय दिया और बातचीत शुरू कर दी। पता चला कि मैक्सिन नीलामी घर के मालिक और मुख्य नीलामीकर्ता की बेटी थी। मैंने भी मौका देखते हुए उससे जादू के बारे में पूछा। हम जादू ऐसे? मैक्सिन ने अपना हाथ हमारे सामने रखा और एक छोटा सा चक्रवात बनाया। हवा को घूमते हुए देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा और मैंने अपना हाथ उसके हाथ की ओर बढ़ाया। जब हमारे हाथ मिले तो मैंने अपना पृथ्वी जादू उसके वायु जादू में डाल दिया और चक्रवात धीमा हो गया और एक क्रिस्टल बन गया जो उसकी हथेली में गिर गया। वाह, तुमने क्या किया? मैक्सिन ने आश्चर्य से पूछा जब उसने क्रिस्टल को अपने चेहरे के सामने रखा। मैंने आपके जादू में अपना जादू जोड़ दिया है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम और भी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। हम एक साथ कार्य करते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। हम क्यों नहीं? मेरे पिता कहते हैं कि मेरी देखभाल की जानी चाहिए और मेरे पति को मेरा समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन जो भी पुरुष आते हैं वे बूढ़े, मोटे या चिकने आदमी होते हैं जो मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस प्यारी सी चमगादड़ जैसे कान वाली लड़की के धमाके ने हम दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बेचारी लड़की अपने पिता की कुलीन या धनी संबंधों को सुरक्षित रखने की चाहत से घिसट रही थी। अगर वह अंदर से टूट जाती। मैंने साशा की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक सख्त भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन एक पल बाद उसके भाव नरम पड़ गए। साशा ने स्थिर स्वर में पूछा, आपके पिता को क्या चाहिए या वे क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपको अपने साथ ले जा सकें? ठीक है, मुझे शादी करनी है और यह साबित करने के लिए कि तुम मेरा समर्थन कर सकते हो, एक उचित दान देना होगा। हमें ऐसा उपहार कब मिल सकता है? साशा की आवाज में ओह हाँ की गुणवत्ता आ गई जब उसने मैक्सिन से पूछताछ की, जिसने घूरने पर ध्यान नहीं दिया या इसे अनदेखा करना चुना। यहाँ से आधे दिन की पैदल दूरी पर एक गुफा है और कहा जाता है कि इसके अंदर एक कीमती अंगूठी छिपी है। समस्या यह है कि जो कोई भी वहां जाता है वह वापस नहीं आ पाता, चाहे वह खजाना हो या नहीं। उन्होंने 10 लोगों का एक अभियान भेजा और कोई भी वापस नहीं आया। तो साशा ने अपनी नजर मुझ पर घुमाई। मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। मैंने हाथ ऊपर उठाते हुए विरोध जताया। तुम बेहतर, क्या तुम्हें यकीन है कि यह ठीक है? क्या तुम दोनों सचमुच वहां जाओगे? मैक्सिन ने पूछा, उसके चेहरे पर अब चिंता के भाव थे। हम जाएंगे और अंगूठी लेकर वापस आएंगे। यह मिशन देव जैसा है, साशा ने आखिरी बात कहते हुए मेरे सिर पर अपनी मुट्ठी गिरा दी। आओ। आखिरी 3 वैगन उतारने के बाद हमने मैक्सिन को अलविदा कहा, जिसके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव थे। मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी, सिर्फ उस राक्षस के बारे में नहीं जिससे हमें कल लड़ना था। नहीं, मैं आज रात की हमारी बातचीत को लेकर उत्साहित नहीं था। खाना खाने के बाद हम साशा के ऑर्डर किए हुए टब के पास गए। मुझे लगा कि हमारे लिए अलग अलग टब हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक बड़ा लकड़ी का टब था जिससे भाप उठ रही थी। हम दोनों ने कपड़े उतारे और पानी में उतर गए। ये ताजगी देने वाला था, लेकिन जब हम नहा रहे थे और एक दूसरे की पीठ साफ कर रहे थे तब हमें कोई ताजगी नहीं मिली। आखिरकार मैं पीछे लेट गया और फिर साशा मेरी गोद में बैठ गई, पीछे झुककर अपना सिर मेरे पास टिका लिया।
हमारे गाल आपस में टकराए और मुझे एक गर्माहट महसूस होने लगी जो पानी से जुड़ी नहीं थी, और साशा खिलखिला उठी। तो फिर मैं आपकी पत्नी क्यों नहीं हूं? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया और मेरी सोच एक पल के लिए रुक गई। मैं साशा से प्यार करता था, लेकिन जिल से भी। अब मुझे मैक्सिन से शादी करनी थी ताकि वह हमारे मिशन पर हमारे साथ रहे। मैं चाहता तो हूं, लेकिन क्या ये जिल के साथ न्याय होगा? तुम जानती हो कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं, और अब मुझे मैक्सिन से शादी करनी होगी ताकि वह हमारे साथ आ सके। लेकिन मेरी गर्दन पर एक शरारती काटने ने मुझे चौंका दिया और मुझे चुप करा दिया। साशा ने खुद को संभाला और मेरी तरफ मुड़ी, उसकी सारी आंखें मुझ पर टिकी थीं। उसका नंगा बदन मुझे उत्तेजित कर रहा था, लेकिन उसने अपने पंजे जैसे हाथ को धीरे से मेरी छाती पर रखा और मुझे पीछे धकेल दिया। उसकी चाहत साफ महसूस हो रही थी, एक ऐसा एहसास जिसे मैं लगभग चख सकता था, लेकिन साशा की मधुर आवाज ने मेरे हर विचार को काट दिया। मैं जिल के यहाँ न रहने के स्थान पर कुछ आधारभूत नियम बनाऊंगी। उसने दोनों हाथों से मेरे पीछे टब को पकड़ लिया, और मैंने उसके पंजों को लकड़ी की ओर धंसते हुए सुना जब साशा ने अपना शरीर मेरे शरीर से सटा दिया। अगले दिन हमने कुछ राशन लिया और गांव से बाहर निकल पड़े। मैक्सिन के बताए रास्ते पर चलते हुए दोपहर के भोजन से ठीक पहले हम जमीन में बने उस बड़े से गड्ढे तक पहुंच गए। हम साथ बैठे सूखा मांस खा रहे थे और गड्ढे में नीचे देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि नीचे क्या है? विशाल सांप या छिपकली? साशा ने खाते हुए कहा। हम सच में, मुझे लगता है कि यह एक विशाल चमगादड़ या शायद एक गोर्गन होगा, और हम साहसिक मूर्तियों के एक बगीचे में ठोकर खाएंगे। खाना खत्म करके और सामान पैक करके हम दोनों हंस पड़े। साशा पहले नीचे उतरी और मैं उसके पीछे पीछे अच्छी पकड़ के साथ आसानी से नीचे उतरती गई। जल्द ही हम नीचे पहुंच गए, लेकिन रोशनी अभी भी उस जगह और हमारे आसपास के बड़े हिस्से को रोशन कर रही थी। जब हम इधर उधर देख रहे थे तो साशा की बिल्ली जैसी आंखों ने हमारे सामने 30 मीटर दूर एक बड़ी सुरंग को देखा। हम उस सुरंग की ओर बढ़े और अंदर जाते हुए उसका पीछा करने लगे। साशा ने अपने जादू से हमारे लिए रोशनी पैदा की, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए चमकती हरी काय दिखाई देने लगी। साशा के साथ यहाँ घूमते हुए मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, और टिली की प्यारी मुस्कान का ख्याल मुझे अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ तक कि दूसरी यादों में भी मेरे अपने अनुभव मुझे याद दिलाते हैं। लुमिमोस, मैंने अपने आप से कहा। हम माफ करना, बस सोच में पड़ गया था। खो जाओ और तैयार हो जाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। साशा की आवाज अब तनावपूर्ण थी, और मैं देख सकता था कि उसका रोआ उठ रहा है और पूंछ हिल रही है। हम अभी अभी एक बड़ी गुफा में पहुंचे थे जो लुमिमोस से ढकी हुई थी। साशा ने अपनी रोशनी छोड़ दी थी और अपने पंजे फैलाए हुए थी, जबकि मैं चलते हुए इधर उधर देख रहा था। गुफा के अंत में एक वेदी थी जिस पर एक छोटा सा बक्सा था। मुझे लगता है कि उसमें वह अंगूठी होगी जिसकी हमें तलाश थी। अचानक मुझे दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, और साशा के तेज धक्के ने ही मुझे छुरा लगने से बचाया। लुढ़कने और अपने पैरों पर खड़े होने के बाद हमने मुड़कर देखा तो एक विशालकाय बिच्छू हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसने फिर मुझ पर वार किया, लेकिन इस बार मैं तैयार था। जैसे ही मैं चकमा देने लगा, मैंने पृथ्वी के जादू का प्रयोग करके उसकी पूंछ को जकड़ लिया और चिल्लाया, इसे अभी ले आओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये क्रिया हमारी पसंदीदा चालों में से एक थी, क्योंकि पृथ्वी और प्रकाश जादू के संयोजन से मैं एक ऐसी ढाल बना सकता था जो साशा की लड़ाई के दौरान क्षति को रोकती और ठीक करती थी। हमने इसे गोल्डन टाइगर ऑरा कहा, क्योंकि केवल वह और मैं ही इसका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते थे। और साशा ने उस राक्षस के चेहरे पर वार किया। 1 मिनट से भी कम समय में शरीर हिलना बंद हो गया, पूंछ और पंजे एक तरफ गिर गए। साशा और मैं उस डिब्बे के पास गए और मैंने साशा को उसे खोलने दिया। अंदर एक सफेद अंगूठी थी जिसके बीच में एक नीला रत्न जड़ा था। उस अंगूठी में कुछ भी अनोखा नहीं लग रहा था, और मुझे उसमें जरा भी जादू का एहसास नहीं हो रहा था। क्या हम ठगे गए? अध्याय 42, वो कदम जो चकनाचूर हो गया। खैर, हम दोनों अंगूठी और उसके पुर्जे लेकर शहर और नीलामी घर वापस आ गए। कल के हमारे फोरमैन से बात करने के बाद हमें एक लकड़ी के डेस्क वाले एक दोस्ताना कार्यालय में ले जाया गया। उस डेस्क के पीछे काले सूट पहने एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, और उसने हमें इशारा किया कि हम अपना सामान नीचे रखें और आकर बैठ जाएं। तो तुम वही जोड़ी हो जिसके बारे में मेरी बेटी बात कर रही थी, है ना? मेरा नाम तामारिन है, और लगता है तुम दोनों वाकई एकदम सही जोड़ी हो। वो अंगूठी वापस पाना कोई छोटी बात नहीं थी, और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। चलो फिर ले लो। तुम क्या चाहते हो?
वह आदमी अब मेज पर झुका हुआ मुझे घूर रहा था, लेकिन उसकी नज़र कभी कभी पुर्जों के ढेर पर पड़ जाती थी। मैं आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊं और आप राक्षस के अंगों को उपहार के रूप में रख सकते हैं, मैंने घोषणा की। तुम सीधे मुद्दे पर आ गए, है ना? खैर, तुम्हारे जुनून और दृढ़ निश्चय वाले आदमी को न कहना मुश्किल है। और तुमने वहां उस बूढ़े बदमाश को मार डाला। तुम्हें इसके बारे में पता था? मैंने अविश्वास से पूछा। हाँ, मैंने और मिस ने उनके निधन से पहले वह अंगूठी वहां रख दी थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और हमने अंगूठी के साथ एक विशाल बिच्छू का बच्चा भी वहां रख दिया था। इस तरह हमें पता था कि जिस आदमी को वह अंगूठी मिली है, वह हमारी नन्ही बच्ची की देखभाल कर सकता है। तो क्या आप मेरी नन्ही बच्ची की देखभाल करेंगे, मिस्टर देव? हाँ, मैं करूंगा, सर। ठीक है, हे चलो ये पार्टी शुरू करते हैं। एक नौकरानी मुझे और साशा को मैक्सिम के कमरे में ले गई, लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि मैं कुछ सुंदर कपड़े पहन लूं। तामारिन ने मुझे एक बेहतरीन फिटिंग वाला काला सूट दिया, जो चमड़े के कवच के बदले में था, और मेरे द्वारा आमतौर पर पहने जाने वाले अंडरवियर भी। जब मैंने कपड़े पहन लिए, तो एक बूढ़ी औरत जैसी नौकरानी ने मुझे तामारिन के बगल वाली जगह पर ले जाकर वहीं रुकने को कहा। अगली बात जो मैंने देखी वो ये कि सफेद कपड़ों में दोनों लड़कियां कमरे में आईं और सब लोग ऐसे तालियां बजाने लगे जैसे कोई फुटबॉल का खेल हो। जैसे जैसे लड़कियां पास आ रही थीं, तामारिन ने फुसफुसाते हुए कहा कि 2 पत्नियां हैं और मैं कितना भाग्यशाली आदमी हूं। मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन मैं उन दोनों खूबसूरत मुस्कुराते चेहरों को नकार भी नहीं सका। बाकी सब कुछ धुंधला सा था, जब तक कि साशा और मैंने उस रात बाद में डांस नहीं किया। तो 2 पत्नियां होना कैसा लगता है? साशा ने चिढ़ाते हुए पूछा। मैं अभी भी यह सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम अंततः मिलेंगे तो जिल से क्या कहूंगा। मैं उससे बात करूंगा और वह समझ जाएगी। इसके अलावा तुम्हारे पास और भी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी चिंता करनी चाहिए। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और उसकी नजर खुले बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी मैक्सिम पर पड़ी। कुछ मेहमानों ने हमारी नजरों का रुख जरूर देख लिया होगा, और जोर जोर से हूटिंग और शोर शराबा शुरू हो गया। साशा ने मुझे अपने पास खींचा और मुस्कुराते हुए मेरे कान में फुसफुसाया। मैं उसे आज रात तुम्हें पाने दूंगा, क्योंकि हमने कल रात अपनी शादी पूरी कर ली है। मुझे एक लंबा जोशीला चुंबन देते हुए साशा ने मुझे मैक्सिम की खुली बाहों की ओर धकेल दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और हम कमरे में घूम गए और पीछे से दरवाजा लात मारकर बंद कर दिया। पूरी रात जोरदार जयकारे लगते रहे और मुझे यकीन था कि तामारिन सबसे जोर से जयकार कर रही होगी। देव, तुम इतने परेशान और शर्मा क्यों रहे हो? मैक्सिम की आवाज ने मुझे वर्तमान में वापस ला दिया, लेकिन अब वो मेरे बगल में नहीं थी, बल्कि वो मेरे सामने दबी हुई थी, और उसकी बात ने मुझे झकझोर दिया जैसे वो मुझे धकेल रही हो। इससे पहले कि हम दोनों उस पल का और आनंद ले पाते, जिल शिकायत करती हुई मिकोटा के साथ हम पर टूट पड़ी। वे मजाक कर रहे थे और मिकोटा के आगे बढ़ने से बचते हुए जिल फिसल गई और हमसे टकरा गई। मिकोटा सबसे पहले उठी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने कहां कदम रखा और अपना पैर मेरी टांगों के बीच रख दिया। मेरी सांसें थम सी गईं क्योंकि मेरे उत्तेजित अंग मेरे शरीर में दब गए थे। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें मेरे सिर के अंदर घूम रही थीं और मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था। मैं एक तरफ हट गया, खुद को कसकर पकड़े हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अभी भी हाँफते हुए लड़कियों ने मुझे उठाया। माफ करना, देव, मुझे देखना चाहिए था कि वह क्या कर रहा था। मिकोटा ने मुझसे माफी मांगी। ये ठीक है, मैंने अपनी पूरी मुस्कान के साथ उसे अंगूठा दिखाया। हम सब सराय की ओर वापस चल पड़े। जिल और मैक्सिम ने रास्ते में कुछ देर तक मेरा साथ दिया। हालांकि मिकोटा की गलती से मुझे सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन जब जिल ने मेरी मदद की पेशकश की तो उसने मुझे घूरने की हिम्मत दिखाई। मैं लगभग उसकी तरफ जीभ निकालने ही वाला था, लेकिन खुद को रोक लिया, ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ कौन बड़ा आदमी है। जब हम सराय पहुंचे तो साशा पहले से ही अंदर थी और हमारे लिए दावत तैयार कर रही थी। किरीना भी वहां थी, इस बार एक आकर्षक काली पोशाक में जो उसके स्त्रीत्व को और भी निखार रही थी। हम बाकी लोग अपनी सीटें और प्लेटें लेकर खाने और बातें करने लगे। तुम्हें उन 2 जंगली सुअरों को देखना चाहिए था। मुझे अकेले ही जाकर उन्हें नीचे गिराना पड़ा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत तेज था। साशा अपनी नौकरी के बारे में शेखी बघार रही थी, और मैंने खुद से कहा कि खरपतवार निकालना एक ईमानदारी भरा दिन था। जब सबने खाना खा लिया तो रसोइया एक सेब पाई लेकर आए, लेकिन जब उसने उसे परोसा तो मिकोटा और मेरे टुकड़े को शुद्ध सफेद आइसक्रीम का एक एक स्कूप मिला, जो पाई के टुकड़े के बराबर का था।
जब रसोइया ने हमें हमारे टुकड़े दिए तो हम दोनों देखते ही रह गए, लगभग हमारे मुंह से लार टपक रही थी। रसोइया के चले जाने के बाद मैक्सिन और साशा मेरे पास आई और मेरे बहुत करीब आकर आइसक्रीम का 1/3 हिस्सा ले लिया। मेरा हिस्सा बचा ही था कि तभी मैंने देखा कि काइरीना हमारे साथ मेज पर लगभग अकेली बैठी है, इसलिए मैं उन लड़कियों के बीच से निकलकर काइरीना के पास चला गया। वह बीच वाली पाई से तोड़ा हुआ टुकड़ा इधर उधर सरका रही थी और मैंने अपनी बची हुई आइसक्रीम उसकी पाई पर रख दी। अरे नहीं, मैं आपकी आइसक्रीम नहीं ले सकती, काइरीना ने आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना एक हाथ उसकी बांह पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसकी होठों पर उंगली रख दी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम प्रशिक्षण ले रही हो, इसलिए तुम भी इसके हकदार हो। हर कोई इस समय अपना काम अपने तरीके से कर रहा है, इसलिए लड़कियों से या इस आइसक्रीम से शर्माना मत, वरना ये पिघल जाएगी। मैंने काइरीना के गालों को चुटकी से दबाया और पीछे झुक गया क्योंकि वो अब आराम से और खुलकर खाना खाने लगी थी। यादें फिर से मेरे जहन में तैरने लगीं और मुझे लगा जैसे मैं उस जगह पर वापस पहुंच गया हूं, वह जिसमें मेरी पहली मुलाकात किरीन से हुई और फिर किरीना से। लंबी यात्रा और अनगिनत अफवाहों के बाद हमें आखिरकार जिल और मिकोटा के ठिकाने का पता चल गया। मैक्सिन, साशा और मैं एक पहाड़ी गांव पहुंचे और उन्हें लोगों के बीच रहते हुए पाया। एक छोटी सी मुलाकात, परिचय और साशा की कड़ी मध्यस्थता के बाद जिल मैक्सिन का ठीक से स्वागत कर पाए। जब मैंने जिल को पूरी बात समझा दी तो वह निश्चिंत हो गई। हालांकि उसे बात समझ आ रही थी, लेकिन वह कुछ छिपा रही थी, लेकिन मैं इस समय उस पर जोर नहीं देना चाहता था। जिल ने एक खास व्यक्ति के बारे में भी बात की जो हमारे प्रोजेक्ट का आखिरी पहेली खंड हो सकता था। हालांकि उसने जो बताया उसके अनुसार उस व्यक्ति को चुनना कोई आसान काम नहीं होगा। और तो और जिल और मिकोटा के अनुसार मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ये कर सकता था। खाना खाने के बाद जिल और मिकोटा हमें अग्नि प्रयोगकर्ता के पास ले गए। हमें पहाड़ की चोटी पर बसे गांव के ठीक बाहर एक गुफा में जाना था। वहां पहुंचकर हम एक ऐसी गुफा में पहुंचे जो खरोचों और कालिख के निशानों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस गुफा के अंदर कोई बड़ा युद्ध हुआ हो, लेकिन जिल ने हमें इशारा किया कि हम उसके पीछे पीछे और अंदर जाएं। मुझे इस बारे में बुरा महसूस होने लगा था। थोड़ी ही दूर चलने पर गुफा एक दरवाजे में बंद हो गई। जिल चुपचाप दरवाजे के पास पहुंची और धीरे से दस्तक देते हुए एक नाम पुकारा, काइरीना। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक खूबसूरत चेहरा दरवाजे से बाहर निकला और जिल से धीरे से बात करने लगा। जल्द ही हमें अंदर बुलाया गया और मुझे ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जगह बहुत अच्छी तरह से रखी गई थी। जलने के निशान और खरोचों को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम फिल्म के सेटों के बीच घूम रहे हों। वहां 2 लाल मखमली सोफे थे जिनके घुमावदार लकड़ी के पैर थे और उसी डिजाइन की एक पढ़ने की कुर्सी थी। बीच में एक कॉफी टेबल पर एक चायदानी और थोड़ा पानी रखा था। सभी लोगों, मैं काइरीना का परिचय कराना चाहती हूँ। वे ड्रैगन किन हैं और यहाँ पहाड़ों में इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। जिल ने शर्मीली महिला का परिचय कराया और उसने अजीब तरह से अभिवादन किया। अरे, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बोलते समय काइरीना घबराहट से कांप रही थी, इसलिए जिल ने उस लड़की को अपनी बाहों में भर लिया और उसे वापस रसोई क्षेत्र में ले गई। मैंने साशा की तरफ देखा और फिर मुंह से पूछा, वेट, लेकिन रसोई से आए एक आवाज ने हमारी बेसुरी बातचीत को रोक दिया। सफ, एक छोटे से छेद में किसी चीज के खींच जाने जैसी आवाज। कुछ ही पल में जिल वापस बाहर आ गई, लेकिन इस बार उसके पीछे एक आदमी था। वह आदमी काइरीना जैसा ही लग रहा था, बस बाल पीछे बंधे हुए थे और हाँ, उसकी छाती पर कोई उभार नहीं था। इस आदमी का अंदाज बिल्कुल अलग था, खुद पर ज्यादा भरोसा और आत्मविश्वास जो उस औरत से कहीं ज्यादा था। वह आदमी आगे बढ़ा और एक पोज दिया, लेकिन जब उसने बात की तो लहजा काफी अलग होने के बावजूद मुझे दोनों में समानताएं सुनाई दे रही थीं। लगता है कुछ नए मेहमान आ गए हैं। मेरा नाम किरिन है। आज तुम सब मेरी गुफा में क्यों आए हो? उम्मीद है तुम मेरे पहाड़ पर कोई मुसीबत खड़ी करने तो नहीं आए हो सकता है हम हाथापाई पर उतर आए। हाँ, अंतर द्विध्रुवी था। किरीना को देखने के थोड़े से समय में ही मुझे समझ आ गया कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हम पहुंचे तो मुझे पता था कि यहाँ किरीना के अलावा कोई और नहीं है। मैं अपने पृथ्वी जादू से उसे महसूस कर सकता था, लेकिन यहाँ कुल लोगों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले कि मैं इस जानकारी पर प्रतिक्रिया दे पाता, किरिन के साथ कुछ घटित होने लगा। तुम इन नए लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो और इस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? काइरिन का आधा चेहरा काइरीना के चेहरे में बदल गया, जिससे उन्हें एक भ्रमित और परेशान करने वाला चेहरा मिल गया।
मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं रुको और मैं इन घुसपैठियों से निपट लूंगा। ये हमें बर्बाद कर देंगे। तुम जानते हो कि बाकी लोग कैसे थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये अलग होंगे? तुम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। मैं हमेशा बंद रहने से थक गया हूं। कब्जा करने की कोशिश मत करो। किरण चिल्लाने लगा और उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। अभी बाहर निकलो। जिल और मिकोटा दोनों चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर भागे। चलो चलें। क्रिस्टल की दीवार बना दो मैक्सीन, ताकि हम पक न जाएं। मैंने मैक्सीन का हाथ पकड़ा और उसमें जादू भर दिया। जैसे ही हम ड्रैगन की आग से बचने की कोशिश कर रहे थे, हमारे पीछे क्रिस्टल की दीवारें उठ रही थीं। दीवारें पिघलने लगीं, लेकिन जिल वापस आ गई और मैक्सिन को अपनी शक्ति देकर दीवारों को बर्फ से पिघलाने लगी। जब आग की लपटें थम गईं, तो मुझे मैक्सिन को पकड़ना पड़ा क्योंकि वह अत्यधिक परिश्रम के कारण बेहोश हो गई थी। जिल चुपचाप हमें गांव वापस ले गई। मैक्सिन अब मेरे सीने से चिपकी हुई थी और मैं उसे गोद में उठा रहा था। वह रास्ते में जाग गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी सो रही हो। मुझे उसके छोटे कद को उठाने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसने वहां उन सबकी जान बचाई थी। जिल को आज रात स्नान के दौरान कुछ स्पष्टीकरण देना था। अध्याय 43। एक मन के दो विचार। जैसे ही हम वापस लौट रहे थे, मैं जिल के चेहरे पर अपराधबोध देख सकता था, और वह मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। शायद मुझे उससे अकेले में बात करनी चाहिए। मैंने सोचा कि सबसे पहले उससे बात करना ही बेहतर होगा, बजाय इसके कि सबके सामने इस बारे में बात की जाए। हालांकि बिना किसी चेतावनी के हम सबको वहां ले जाने का उसका फैसला सबका अपना मामला था, फिर भी मैं उसे अपनी बात समझाने का मौका दूंगा, जैसे जिल हमेशा मुझे समझाती थी। हम सब ने चुपचाप खाना खाया, और जब मैंने सुझाव दिया कि हम सब यहाँ के बसंत का आनंद लें, तो सबके चेहरे खिल उठे। जैसे ही हम कमरों के पास से गुजरे, मैंने जिल को रोका और बाकियों को आगे बढ़ने को कहा। मैं जिल को हमारे पास मौजूद दो जगहों में से एक में ले गया और अंदर बिस्तर पर उसके साथ बैठ गया। मैंने आगे बढ़कर जिल का हाथ पकड़ा और अपना शरीर उसकी ओर घुमाया। जब हमारी नजरें मिलीं, तो जिल की आंखों में एक ऐसा अनन्य और संदेह था जो बचपन से नहीं था। जिल हमेशा से ही एक मजबूत इंसान रही है, जिसने मुझे मुसीबत से निकाला और यह सुनिश्चित किया कि मैं अभी भी ठीक हूं, इसलिए मैंने इस विषय पर समझदारी और खुलेपन से बात की। तो तुम्हें इतनी परेशानी किस बात से हुई? जिल ने मेरी ओर देखकर पलकें झपकाईं, शायद ये सोचकर कि मैं और अधिक परेशान हो जाऊंगा या कोई अलग प्रश्न पूछूंगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और समझाना शुरू कर दिया। जब हम पहली बार यहाँ आए, तो लोगों ने हमें किरीना और किरण के बारे में बताया। पहले तो हमें लगा कि वे दो अलग अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, शायद जुड़वा या ऐसा ही कुछ, लेकिन गांव वालों ने समझाने की कोशिश की कि वे एक ही शरीर में दो लोग हैं। मिकोटा और मैं साथ में उनसे मिलने गए, और हमने उनसे इस बारे में पूछताछ करने की कोशिश की और लगभग मर ही गए, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी हुए थे। मिकोटा ने उन्हें भ्रमित करने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल करके हमें बचाया, लेकिन अब वह व्यक्ति ज्यादा अनियमित व्यवहार करने लगा है, लेकिन वे दूसरे व्यक्ति के बारे में जागरूक हो रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब यह है कि काले जादू के कारण व्यक्तित्व अलग हो गए, और अब वे युद्धर्थ गुटों की तरह हैं। तो हमें ये क्यों नहीं बताते? मुझे नहीं पता, देव। सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि वे इतनी आसानी से नियंत्रण खो देंगे। हमने दूरी बनाए रखी और उन्हें देखा, लेकिन हमें उम्मीद थी कि स्थिति के बारे में बिना सोचे समझे उनसे मिलने से कुछ मदद मिलेगी। यह मेरी गलती थी और मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैं बस यही सोचता रहता हूं कि जब वह गुंडा किरण कब्जा कर लेगा, तो काइरीना को अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। तुमने देखा है ना, ये सिर्फ व्यक्तित्व परिवर्तन नहीं है, उनका पूरा शरीर लिंग बदल देता है। मैंने ये नोटिस किया था और यह अजीब लगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन क्या ड्रैगन किन के लिए ये सामान्य बात है? मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि वे आमतौर पर 10 वर्ष की आयु के आसपास एक निश्चित लिंग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाओं के अनुसार किरीना 23 वर्ष की है। क्या काइरीना हमेशा से यहाँ थी, या वे कहीं और से आए थे? हमने इस बारे में चारों ओर पूछताछ की, लेकिन हमें जो कुछ पता चला वही ये था कि वह किसी दूसरे राज्य से भागा था। उन्होंने ये भी बताया कि जब वे वहां पहुंचे तो उनकी मृत्यु निकट थी, और उनकी देखभाल करने वाली महिलाओं में से एक ने मुझे फुसफुसाकर यौन उत्पीड़न के संकेतों के बारे में बताया। वे ठीक होने के बाद आगे पीछे हुए, इसलिए वह महिला यह निर्धारित करने में सक्षम थी कि ये दोनों रूपों में हुआ था। मेरे पेट में एक अजीब सी गांठ सी पड़ गई, और मुझे ये जानकारी सुनकर उल्टी सी होने लगी। गुस्सा अंदर ही अंदर भड़क रहा था, इसलिए मैंने जिल का एक हाथ भींच लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे के आंसू पोंछने लगा।
इसी वजह से वह इस पूरे समय अंदर ही अंदर टूट रही होगी और इसीलिए वह इतनी लापरवाही बरत रही थी। मैंने जिल को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने पास खींचकर उसके माथे को चूम लिया। वह मेरी बाहों में रो पड़ी और मैंने उससे निराशा और बेबसी के आंसू बहाने दिए। सिसकियां बंद होने के बाद जिल मेरे सीने से हटी और मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें अभी भी कांच की तरह चमक रही थीं और आंसुओं से भरी थीं। हम क्या करने जा रहे हैं? जिल ने रुंधी हुई आवाज और नाक भान सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने अपनी छाती की जेब से कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और जिल के सामने खड़े होने से पहले उसे दे दिया। सबसे पहले तुम्हें अपना चेहरा साफ करना होगा ताकि अन्य लड़कियां मदर जिल को इस तरह न देखें, और फिर हम लड़कियों के साथ मिलकर एक टीम के रूप में इसका हल निकालेंगे, ठीक है? जिल ने अपना चेहरा पोंछा और मुझे सिर हिलाकर इशारा किया। फिर वह उठी और मेरे गले में बाहें डालकर मुझे चूमने के लिए नीचे खींच लिया। फिर पूरी तरह से अलग होने से पहले उसने धीमी और मोहक आवाज में मुझसे पूछा, तो मैं देव की पत्नियों में से एक कब बनूंगी? जिल ने मेरी टांगों के बीच से पकड़ लिया और इस बेरुखी से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिल खिलखिलाकर हंसी और मेरी सांसें संभलने से पहले ही मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। मैं नहाने के झरने तक पहुंच गया और वहां सभी लड़कियां पहले से ही नहा रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। मिकोटा पहले से ही जिल से चिपकी हुई थी और जैसे ही मैं अंदर आई उसने मुझे घूर कर देखा, बेशक इस बात से नाराज थी कि मैं जिल के साथ अकेले में समय बिता रही थी। जैसे ही बाकी दो ने मुझे अंदर आते देखा, वे अलग हो गईं और मुझे भूखी निगाहों से देखने लगीं, जब मैं एक बड़े कोई मछली से बुने हुए एक वर्टिकल ब्लाइंड के पीछे खिसक गई। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने सुना कि लड़कियां पहले से ही हमले की योजना बना रही थीं। क्या होगा अगर हम एक पार्टी रखें और उन्हें आमंत्रित करें? यह मैक्सिम की आवाज थी। तो वे मेहमानों के लिए बारबेक्यू कर सकते हैं। साशा की आवाज में सवालिया निशान आया। मैं तौलिया लपेटे हुए उन लड़कियों की बातचीत में चला गया जो गर्मागर्म होती लग रही थीं। जिल और मिकोटा बुलबुले उड़ाते हुए देख रही थीं, क्योंकि वे दोनों लड़कियों की बहस में दखल नहीं देना चाहती थीं। इससे पहले कि बात और गर्मागर्म हो, मैं उनके बीच पानी में फिसल गया और बहस बंद हो गई। चलो, हमें इस पर मिलकर काम करना होगा। अगर इससे समस्या का समाधान नहीं होता तो बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने दोनों लड़कियों को एक साथ देखने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपना सिर घुमा लिया और अलग अलग दिशाओं में चली गईं। मैंने आह भरी। अब वे दोनों मुझ पर गुस्सा थीं कि मैं उनके बीच आ गया था। इससे पहले कि वे दूर जा पाती, मैंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। कल की बातें बहुत हो गईं। चलो अच्छे पानी और एक दूसरे का आनंद लेते हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है जब हम सब एक साथ थे, ठीक है? मेरे पास कल के लिए एक योजना है और मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला ही चला जाऊं तो बेहतर होगा। सभी लड़कियों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर इशारा किया कि बात खत्म हो गई है। दोनों लड़कियां अपने शरीर का तनाव छोड़कर मेरी बाहों में आराम से लेट गईं। अगर मैं सही हूं तो मुझे दोनों पक्षों के साथ किसी न किसी तरह का संबंध बनाना होगा। नहाने के बाद हम सबने अपने अपने कपड़े सुखाए और अपने कमरों में चले गए। जिल और मिकोटा ने अपनी पुरानी जगह ले ली और मैक्सिन और साशा मेरे साथ आईं। हमारे कमरे में 2 बिस्तर थे, एक मैक्सिन के लिए क्योंकि वह सोने के लिए चेनमेल पहनने से इनकार कर रही थी। ये तब हुआ जब एक रात उसने मेरे बिस्तर में घुसने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उसे दूसरा छोटा वाला खरीदा था, लेकिन वह उसे लेने से इनकार कर दिया। जब वह उठी तो उसे अपने पंजे गड़ाते हुए देखकर उसने फैसला किया कि अगर साशा किसी दूसरे कमरे में न हो तो उसे दूसरे बिस्तर पर ही काम चलाना होगा। यह एक डरावनी स्थिति थी जो और भी बदतर हो सकती थी अगर साशा चौंक जाती और जिल वहां न होती। मुझे मैक्सिन के लिए बुरा लगा और हमने 2-3 बार 2 कमरे लिए थे ताकि वह मेरे साथ कुछ समय अकेले बिता सके। मुझे अजीब लगा जब वे इस बारे में बात कर रहे थे कि किसे क्या और कब करना है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और मेरे प्रति कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी। मैक्सिन पहले ही करवट बदल चुकी थी, इसलिए साशा ने मोमबत्ती बुझा दी और हम लेट गए। जल्द ही मैं गहरी नींद में सो गया। अध्याय 44 पत्नियों की परिषद। अगले दिन मैंने लड़कियों को अलविदा कहा और कहा कि मैं बाद में वापस आऊंगा। उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी दोनों पत्नियों और होने वाली पत्नी के बीच अदालती सुनवाई में वापस जाऊंगा। उस समय उनकी मर्जी के बिना लिए गए मेरे फैसलों के लिए मुझे आंका जाएगा। मैं लड़कियों को छोड़कर गांव में उस महिला से बात करने निकल पड़ा जिससे जिल ने बात की थी। वह जेजरा नाम की एक महिला थी और शहर की एक ओझा के रूप में काम करती थी। जिल ने मुझे रास्ता बताया था और मैं पहाड़ की ढलान पर बनी एक झोपड़ी के बाहर पहुंचा।
हेलो, मैंने भारी दरवाजे के फ्लैप को एक तरफ धकेलते हुए पुकारा। अंदर एक खाली कमरा था जिसके एक कोने में एक मेज, एक स्टोव और एक किताबों की अलमारी थी। एक लकड़ी की दीवार इस कमरे को दूसरे कमरे से अलग कर रही थी, जिससे मुझे सरसराहट और हलचल सुनाई दे रही थी। मैंने फिर से आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, दीवार का दरवाजा खुल गया। एक बूढ़ी औरत, जो पहाड़ से भी ज्यादा बूढ़ी लग रही थी, बेड लिए आगे बढ़ी। उसने मुझे छोड़कर हर जगह देखा और फिर उसकी नजरें किसी निशानेबाजी की तरह मुझ पर टिक गईं। उस इंसानी झुर्रीदार ने अपनी गदा उठाए और मेरी तरफ तान दी। तुम क्या चाहते हो? वह औरत अपनी छड़ी आगे पीछे हिला रही थी, जिससे उसकी झुर्रियां टूटती लहरों की तरह हिल रही थीं। मैंने जोर से हंसी रोकने के लिए अपना चेहरा सिकोड़ लिया और एक लंबी और गहरी सांस ली। सांस छोड़ने और आंसू पोंछने के बाद मैं बोली, मेरा नाम देव है। मैं जिल का अच्छा दोस्त हूँ और उसने मुझसे कहा है कि तुम मुझे कुछ चीजें बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हो। जिल के नाम लेते ही बेत नीचे गिर गई और जैसे ही मैंने बोलना खत्म किया, बुढ़िया जाकर बैठ गई। उसने एक चायदानी और पानी की बाल्टी की ओर इशारा किया तो मैं जाकर चाय के लिए पानी ले आया। मेरे चाय परोसने के बाद ही जेजरा बोली, तो आप किरीना और किरण के बारे में जानना चाहते हैं? हम मैं आपको और कुछ नहीं बता सकती जो मैंने जिल को नहीं बताया हो। मैं सचमुच काइरिन के बारे में जानना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि उसके इस स्पष्ट आघात के अलावा और क्या है जो उसे इतना क्रोधित करता है। मैं इसे बदल नहीं सकती, लेकिन शायद हम कुछ ऐसा कर सके जिससे वे एक दूसरे को स्वीकार कर सकें। काइरिन को मैं काइरीना का जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देने वाला भाई कहूंगा। पहले काइरिन उन दोनों में से किसी की भी रक्षा नहीं कर पाता था और वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अब वह काइरीना को अपनी नजरों से सुरक्षित रखने के लिए सबको दूर धकेल देता है। मैं समझ गया। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी बेहतर तस्वीर मिलनी शुरू हो गई है। आपके समय और चाय के लिए शुक्रिया मैम। मैंने झुककर उस बूढ़े वैद्य के झुर्रियों वाले माथे को चूम लिया। ये किस लिए था? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस तुम्हें वही बताया जो मेरे पास पहले से था, है न? इसकी चिंता मत करो। कभी कभी स्रोत से सुनने से आपको अधिक भावनात्मक समझ मिल सकती है, मैंने जाते हुए जेजरा से कहा। मैं गांव से निकलकर उस जली हुई गुफा में वापस गया जहां से भागते हुए हम लगभग मर ही गए थे। पिघली हुई क्रिस्टल की दीवारों के अवशेष बचे थे, लेकिन दरवाजा सही सलामत और बंद था। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन 2 मीटर दूर रुककर आवाज लगाई, किरण, मैं देव हूं। कल मैं अपना परिचय नहीं दे पाया था और मैं बात करना चाहता हूं। मैं यहाँ अकेला हूँ। मैंने अंदर कुछ बातें सुनी और फिर कुछ ऊंची आवाजें। मैं एक कदम पीछे हटा, लेकिन आवाजें धीमी हो गईं और दरवाजा खुल गया। काइरन नाम का आदमी बाहर निकला और उसने दरवाजा बंद कर लिया और हाथ जोड़े खड़ा होकर मुझे घूरने लगा। तुम क्या चाहते हो? हमारा मजाक उड़ाने आ रहे हो या हम पर दया करने? ये शब्द तेजाब से सने थे और लोगों को दूर धकेलने के लिए थे। मैंने अपना सिर हिलाया और फिर पिघली हुई दीवार की तरफ बढ़ गया। काइरन ने मुझे शक की निगाह से देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ आपको भर्ती करने और ये दिखाने आया हूँ कि मैं अलग हूँ। उफ़्फ़ा, अलग? इसका क्या मतलब है? किससे अलग? हम कई अलग अलग लोगों से मिले हैं और हमारे लिए हमेशा यही हुआ। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि यह आसान होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम हमारे साथ चलने का फैसला करते तो तुम दोनों के फैसले अलग होते। काइरीना को बाहर जाने दो ताकि वह एक लड़की होने का आनंद ले सके। मुझे पता है कि जो हुआ वह सही नहीं था और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसे इस तरह से देखो, तुम आराम कर सकते हो और पृष्ठभूमि से उस पर नजर रख सकते हो। मुझे कैसे पता कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? अब कई बार तुम्हें हमसे मुंह मोड़ने से कौन रोक रहा है? खैर, मैं इस बारे में सोच रहा था। समय के अलावा और कुछ भी विश्वास नहीं बना सकता, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ वह यह है कि मिस किरीना को अपनी पत्नी बना लूं। स्विवहप, एक अद्भुत प्रदर्शन में काइरन का शरीर एक बिंदु में सिमट गया और फिर बाहर की ओर फैल गया। अब मेरे सामने खूबसूरत और लाल चेहरे वाली काइरीना खड़ी थी, उसके पीछे ड्रैगन की पूंछ हिल रही थी। वह बोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके मुंह से निकलने से पहले ही शब्द बंद हो गए। मैं धीरे से उसके करीब गया, उसे बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। काइरीना मेरी कमीज में धीरे धीरे रोने लगी और मैंने उसे तब तक पकड़े रखा जब तक उसका कांपना बंद नहीं हो गया। उसकी ठुड्डी उठाकर उसके माथे को चूमने के बाद मैंने उसकी हरी आंखों में देखते हुए उससे बात की।
अब से तुम्हारी नई बहनें और मैं तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें काइरिन को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसे पृष्ठभूमि में आराम करने का मौका मिलना चाहिए। आज रात मैं चाहती हूँ कि तुम आकर सबसे मिलो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि कल के बाद यह एक अच्छा विचार है? काइरीना का चेहरा आंशिक रूप से काइरिन के चेहरे की ओर मुड़ गया और मैं सदमे में पीछे हट गया। इस जादुई बदलाव ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मैं संभल गया। हाँ, तुम दोनों के लिए बाहर निकलने का यह अच्छा मौका होगा। ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रहूंगा। काइरिन ने आह भरी और फिर पृष्ठभूमि में खो गई, जबकि काइरीना ने भी आह भरी और उसका चेहरा पीछे की ओर मुड़ गया। जब उसने देखा कि मैं उसका रूप रंग देख रहा हूं, तो उसका चेहरा लाल हो गया और वह शर्म से मुझसे मुंह मोड़ बैठी। वह प्यारी लग रही थी और आखिरकार मुझे उसे गौर से देखने का मौका मिला। मैक्सिन की तरह उसके सिर के ऊपर से छोटे छोटे पंख निकले हुए थे और एक मोटी गुलाबी पूंछ उसके पीछे लटक रही थी। उसने एक काली पोशाक पहनी थी जो हमेशा किरण की हल्की प्लेट से हटकर पहनती हुई दिखाई देती थी। बाद में मैं उसकी पोशाक के बारे में पूछूंगा, लेकिन अभी के लिए उसे बस शांत करना ही सही विकल्प होगा। शर्माओ मत, ये बदलाव मुझे परेशान नहीं करता। मैं शायद यह न समझ पाऊं कि यह कैसा होता है, लेकिन मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूं। सभी लड़कियां तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी। किरीना शांत हो गई और मेरी ओर मुड़ी, अभी भी नीचे देख रही थी। क्या आपने वही कहा जो आपने कहा? हम। अचानक किरीना के गाल फूल गए और उसके होठों से धुआं निकलने लगा। मेरे दिमाग ने बातचीत के आखिरी 3 सेकंड को झट से याद कर लिया और मुझे अपनी शादी की घोषणा याद आ गई कि मैंने अपनी दूसरी पत्नियों और होने वाली पत्नी, जो मेरी पहली पत्नी होनी चाहिए थी, से बात नहीं की थी। मेरा दिमाग अचार वाले अंडों के हिलते हुए जार जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अचानक उस खतरनाक स्थिति पर वापस आ गया। हाँ, मैं तुमसे शादी करने की योजना बना रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि घोषणा करने से पहले तुम मुझे लड़कियों से बात करने दो। किरीना ने धुएं का एक कश छोड़ा और उसकी सांस फूल गई। वह अपने जलते हुए गालों और शर्मिंदगी की ओर लौट आए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया, अपनी बाह उसकी कमर में डाल दी। हम साथ साथ उस छोटे से सराय की ओर चल पड़े जहां बाकी लड़की इंतजार कर रही होगी। अब ये लगभग उसी समय की बात है जिसका जिक्र पहले किया गया था, और मेरी दोनों पत्नियां और होने वाली पत्नी मेरी घोषणा पर बहस कर रही थी। मिकोटा काइरीना को साफ सफाई करने के लिए झरनों पर ले गई थी ताकि वह इस चर्चा से दूर रहे। पत्नियां इस बात पर बहस कर रही थी कि मैंने उनसे क्यों नहीं पूछा, जबकि जिल उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह विचार सही है। उसने ये भी बताया कि मैंने उनमें से हर एक के लिए कुछ ऐसा ही किया था। मैं इस पूरे मामले में बस एक मूकदर्शक बनी रही, साशा और मैक्सिन की तरफ से बस मुझे गंदी नजरों से घूरा जा रहा था। आखिरकार जिल ने उन्हें समझा दिया कि यही सबसे अच्छा है, और एक और जरूरी खबर है। इस पहाड़ी गांव में आने का मूल कारण वह नक्शा ढूंढना था जिसकी हमें तलाश थी। जब आप पत्नी की तलाश में गए थे, तब मैक्सिना और मैं नक्शा ढूंढने और उसकी प्रतिलिपि बनाने में सफल रहे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमें यहाँ से उत्तर में शेडहोम नामक एक कस्बे में जाना है। वहां से हम उत्तर की ओर आधे दिन में द डीमन रूइंस नामक जगह पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद हम अकेले ही होंगे। इस जगह से कोई भी जीवित बचकर नहीं निकल पाया है, इसलिए अंदर का कोई नक्शा नहीं है। हम। सुनने में तो यह एक खूबसूरत जगह लगती है, लेकिन यही हमारी मंजिल है और हमने सभी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली हैं। आखिरी सीढ़ियां हमारे सामने हैं। आप सभी को पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा कि जिल और मैंने बहुत पहले क्या ढूंढना शुरू किया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद हम सब वहां से चले गए और उन 2 लोगों के साथ बैठ गए जो नहाकर वापस आ गए थे। मुझे थोड़ी हैरानी हुई और एक सवाल जो मैंने पहले बिना कुछ कहे पूछा था, उसका आंशिक उत्तर मिल गया। मिकोटा ने शायद उस लड़की के कपड़ों में हाथ डाला होगा क्योंकि काइरीना अपनी आम काली पोशाक में नहीं थी। इसके बजाय काइरीना ने एक लंबी नीली पोशाक पहनी थी जिसे पूंछ के लिए जगह बनाने के लिए मोटे तौर पर डिजाइन किया गया था। काइरीना खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे यकीन था कि जब मैक्सिन ने पूंछ के लिए बने चीरे को देखा तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक देखी। मिकोटा के लिए समझदारी इसी में होगी कि वह कुछ समय के लिए उससे दूरी बनाए रखे। काइरिन लगभग पूरी रात यानी अंत तक पीछे के राउंड में ही रही। मैं पूरी रात उनके साथ रहा था और काइरीना को बहुत मजा आ रहा था। अंत में उसने मुझे दूसरों से अलग कर दिया और नजरों से ओझल कर दिया। स्विवहप,
ये देखते हुए कि मैं भी बाकियों के साथ शराब पी रहा था, अचानक हुए इस बदलाव से मुझे मोशन सिकनेस का ऐसा दौरा पड़ा कि मुझे उल्टी आने लगी। काइरन ने मुझे संभालने के लिए अपना हाथ दिया और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। मैं सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सच में, उसने, मेरा मतलब है, आज रात हमने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि यह सिलसिला जारी रहे। काइरन ने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन हाथ के अंत में मुझे एक शरारती नज़र से देखा। मुझे बेचैनी सी महसूस हुई। स्विवहक, जैसे ही काइरन का हाथ मेरे हाथ से हटा, मैं मुड़ी और अपने पास रखे गमले को पकड़ लिया तथा अपना पेट खाली कर दिया। अध्याय 45, दूसरी परत तक। उस रात के बाद हम सब ने अलविदा कहा और शेडहोम की ओर चल पड़े। इस सफर में हमारी जमा पूंजी खर्च हो गई और साशा ने हमारे सिर पर छत रखने के लिए कुछ अच्छी नौकरियां ढूंढ लीं, लेकिन 3 महीने बाद हम वहीं पहुंच गए जहां अब थे। स्विवहक, मेरा मन उस जगह से वापस लौट आया जहां वह मुझे ले गया था, और उस जानी पहचानी और बेचैन कर देने वाली आवाज ने मुझे उस जगह देखने पर मजबूर कर दिया जहां काइरीना थी। उसकी जगह काइरिन काली शर्ट और पैंट पहने बैठा था, जो उसकी आम लाइट प्लेट से बिल्कुल अलग था। वह मुझे अजीब नजरों से देख रहा था और मेरा मुआयना कर रहा था। क्या आप ठीक हो? हाँ, मैं सोच रहा था कि हम कब मिले थे। ओह, कौन से हिस्से? वहीं जहां मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। स्विवहक, या वह हिस्सा जहां आपने कहा था कि हम शादी करेंगे। मोशन सिकनेस के खत्म होते ही मुझे फिर से मतली का दौरा पड़ने वाला था। काइरन बीच वाक्य में ही काइरीना में बदल गया था और नजदीक से देखने पर इसका असर समझ पाना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर एक बिंदु में समा गया हो और फिर दूसरा शरीर उसकी जगह घूम गया हो। ये सब, मैंने अपना सिर पकड़ते हुए कराहते हुए कहा। क्या आप ठीक हैं? किरीना ने चिंतित भाव से पूछा। ओह नहीं, मैं ठीक हूँ। बस जब तुम दोनों जगह बदलते हो तो मुझे थोड़ा चक्कर आता है। क्या ये बेहतर होगा यदि मैं ऐसा करूं? किरीना का आधा चेहरा पिघल गया और फिर वापस आकर किरिन के चेहरे का आधा हिस्सा बन गया। मान लीजिए कि यह पहले से ज्यादा बुरा नहीं है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ब्लेंडर में फेंक दिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि नज़दीकी इलाकों में ये सबसे अच्छी योजना है। बाकी लड़कियां अब हमारी बातचीत पर ध्यान दे रही थीं और हंसने लगीं। साशा और मैक्सिन दोनों अपनी पाई खत्म कर चुकी थीं। साशा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी, जबकि मैक्सिन सबकी तरफ पीट करके टूथपिक से अपने दांतों से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। मिकोटा अपनी कुर्सी पर गेंद की तरह सिमट गई, जिल के पास खींची गई। मिकोटा ने अपना सिर जिल की गोद में रख लिया था और अब उसके बाल सहलाए जा रहे थे। सब आराम से थे, इसलिए मैंने मिकोटा को उठाया, उसे हमारे नए कमरों में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। जिल ने नहाने का सुझाव दिया, लेकिन काइरीना ने कहा कि वह मिकोटा के साथ ही रहेगी, इसलिए हम चारों नीचे गए और पाया कि सिंगल टब की बजाय स्प्रिंग मुफ्त था। मैं सबसे पहले कपड़े उतारने वाला था और पानी में फिसल गया और ढीली मिट्टी को गिरते हुए देखने लगा। दिन भर ऑटोपायलट पर घास फूस चुनने और दूसरी यादों ने मुझे इतना थका दिया मानो मैंने उन यादों को किसी दिवास्वप्न में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो। मेरे आसपास 3 चींटों ने मुझे अपने विचारों से बाहर आकर इधर उधर देखने पर मजबूर कर दिया और मैं चारों ओर से घिर गया था। 3 खूबसूरत औरतें अपने सुडौल शरीर से गीले तौलिए चिपकाए शरारती नजरों से मेरी तरफ बढ़ीं। मेरे मन में एक बार तो लगा लेकिन ज्यादा तार्किक, मैं जानता था कि ये लड़कियां कुछ गलत करने वाली हैं, लेकिन मैं तो घिर चुका था। मैंने मुड़कर खुद को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी वे झपट पड़ी। उन्होंने मेरे डर को भांप लिया होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने कोई हरकत की वे मेरे ऊपर आ गए और इससे पहले कि मेरे हाथ किनारे पर मजबूत पकड़ बना पाते, उन्होंने मुझे हर जगह जकड़ लिया। अरे, मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने मुझे व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज कर दिया। 2 ने मुझे अपनी जगह पर पकड़ रखा था और जिल स्क्रब ब्रश लेकर मेरे पास आए। अरे नहीं, जिल, वो पहली लड़की जिसे मैंने कभी चूमा था और मेरी सबसे पुरानी दोस्त, मेरी जान पहचान की सबसे दयालु महिलाओं में से एक। इस समय मैं इस दयालु और प्यारी महिला से बस डरा हुआ था, जिसकी आंखों में एक डरावना और जाना पहचाना जोश जल रहा था। उसने स्क्रब ब्रश को हथियार की तरह मेरे ऊपर उठाया और मुझे लगा जैसे मैं डर के मारे पेशाब कर दूंगा। जिल कितनी प्यारी और मिलनसार है, जब तक उसे नहीं लगता कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। यह शायद थोड़ा अस्पष्ट लगे, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व दोष का एक विश्वसनीय और सटीक वर्णन है। अगर जिल को लगता कि तुम्हें चेकअप की जरूरत है, तो तुम्हें तुरंत चेकअप मिल जाता था।
अगर उसे लगता कि तुम गंदे हो तो तुम नहाने चले जाते थे और वह तुम्हें तब तक दबाए रखती थी जब तक तुम्हारे शरीर के हर वर्ग इंच से त्वचा की कम से कम ऊपरी 2 परतें न हट जाएं। मुझे ऐसा ही सलूक मिला और जब भी मैंने इसे खत्म करने की गुहार लगाई, साशा और मैक्सिन की हंसी और ठहाकों से जवाब मिला, बस अब खत्म करो या मुझे मार डालो। के लिए मेरे विलाप के दौरान मैंने साशा में कुछ खास बात देखी। उसने मुझे अपने हाथ से कसकर पकड़ रखा था, लेकिन मुझे बस एक सामान्य हाथ जैसा ही लगातार दबाव महसूस हो रहा था। आखिरकार मेरी त्वचा का छिलना बंद हुआ जब जिल ने पीछे हटकर मेरे लाल रगड़े हुए कच्चे शरीर को देखा और लड़कियों को इशारा किया। दोनों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन साशा ने मुझे पकड़ लिया और अपनी बाहों में मुझे लपेटकर मेरे घाव को अपनी छाती में वापस खींच लिया। मैंने नीचे देखा तो पाया कि पंजों पर रबर जैसी एक मोटी परत चढ़ी हुई थी। ये क्या है? मैंने साशा से पूछा और उसका एक हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। मुझे ये एक दुकान में मिले थे। पहले ये थोड़े अलग थे, लेकिन मालिक ने इन्हें गर्म करके मेरे लिए आकार दिया। उस आदमी ने बताया कि उसने पहले भी दूसरे टाइगर किंग के लिए ऐसे ही बनाए थे। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। मुझे भारी चेनमेल पहने बिना सोने में बहुत मजा आएगा। मैं अभी तक निश्चित नहीं हूं कि मैं इन्हें पहनकर बिस्तर पर जाऊंगी या नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने थोड़ा हैरान होकर पूछा। मैंने तो सोचा था कि यही उन्हें पाने की मुख्य वजह होगी। ठीक है, अगर मैं उन्हें नहीं पहनूंगा तो मुझे पता है कि मैक्सिन बिस्तर में नहीं घुस पाएगी। मैं पीछे पहुंचा और साशा को गुदगुदी करने लगा। बाकी लड़कियां गायब हो गई थीं और सिर्फ हम दोनों ही पानी में रह गए थे। साशा ने मुझ पर पलटवार करने की कोशिश की और हम झरने के उतले हिस्से में उलझ गए। उसका तौलिया उतर गया था और साशा ने अपना नंगा बदन मेरे ऊपर सरका दिया और मुझे जकड़ लिया। मेरा सिर पानी से बस थोड़ा ऊपर था। मुझे लगता है कि हम इन पंजा कवरों का उपयोग सिर्फ सोने के अलावा और भी अधिक कर सकते हैं। साशा ने अपना वजन थोड़ा ऊपर उठाया और फिर हमें स्प्रिंट की फिसलती दीवार में धकेल दिया। पहली बार साशा और मैं कुछ भी नहीं रोक पाए जब हमारे होंठ और शरीर एक दूसरे से चिपक गए। हम जो महसूस कर रहे थे वह परमानंद था, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि वह मुझे अपनी ओर खींच रही है। जब हम चुपके से कमरे में वापस आए और मैक्सिन गहरी नींद में सो चुकी थी तो हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। सुबह जब मैं उठा तो मैक्सिन मुझे एक तरफ से पकड़े हुए थी, मानो उसका नाइट गाउन उतर गया हो। दूसरी तरफ साशा ने अपनी छाती मेरी बाह पर कसी हुई थी, मानो किसी क्लैंप से जकड़ी हो। मुझे अपनी नाक से खून की धार बहने का एहसास हो रहा था, क्योंकि मेरा बाकी पूरा शरीर पूरी तरह से भर गया था। इससे पहले कि मैं अपने पूरे शरीर में उमड़ रही इच्छाओं पर काम कर पाता, दरवाजा जोर से खुला और मिकोटा, क्राइना और जिल के साथ अंदर आए। आवाज सुनकर लड़कियां चौंक गईं और उन्होंने मुझे जोर से जकड़ लिया। मुझे तो मानो किसी स्वप्नलोक में होना चाहिए था, लेकिन रक्तचाप किसी बांध की तरह टूट गया और मेरी नाक से खून की धार बहने लगी। ऐसे बिगड़ैल मत बनो, देव। तुम अभी तक जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? मिकोटा ने मुझे डांटा। मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम इतनी जल्दी सो गए, मैंने नैपकिन लेते हुए जवाब दिया। जिल ने मुझे अपना चेहरा साफ करने के लिए नैपकिन दिया। जम्हाई। साशा ने एक लंबी जम्हाई के साथ अपने जबड़े को तानते हुए एक अतिशयोक्तिपूर्ण खिंचाव दिया। मैंने बाकी लड़कियों को बाहर निकाल दिया, सिवाय मैक्सिन के, जो मेरे बैठने के बाद भी मुझसे चिपकी हुई थी। मैंने उसका माथा चूमने के लिए अपना चेहरा उसके पास झुकाया, लेकिन उसकी आंखें खुल गईं और अचानक मैं हवा में उछलकर बिस्तर पर गिर पड़ा। मैक्सिन मेरे ऊपर चढ़ गई और अपनी छोटी सी हालत को देखते हुए उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। आज रात तुम मेरी हो और किट्टी को अपना कमरा मिल गया है, सुना? इसका मतलब है कि आज रात तुम मेरी हो। मैक्सिन लगभग हौंफ रही थी। इस स्थिति में मैं कोई बहाना बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और उसके साथ तो यही हुआ। मैंने अपनी बाहें उसके हाथों से धीरे धीरे ऊपर उठाईं, उन्हें दबाए रखने की कोशिश करते हुए, और फिर जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और पलट गया। मैंने उसके चेहरे पर चुंबनों की बौछार कर दी। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो मेरे चंगुल से छूटकर बिस्तर से नीचे गिर पड़ी, किसी जंगली जानवर की तरह अस्त व्यस्त। हम दोनों ने एक दूसरे को सहलाते और गुदगुदाते हुए कपड़े बदले। जब तक हम कपड़े बदले, मिकोटा दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था और हमें जल्दी करने को कह रहा था। जब हम आखिरकार तैयार हुए और हॉल का दरवाजा खोलने ही वाले थे, मैक्सिन ने मेरी गांड पर जोर से चुटकी काटी। आउच! ये किस लिए था, तुम छोटे शैतान? बस बाद में याद दिलाने के लिए मैक्सिन ने दरवाजा खोलने से पहले एक लालसा भरी नजर से मेरी ओर देखा। अध्याय 46, खतरे में उतरना। मिकोटा बाहर हाथ जोड़े और चेहरे पर बेचैनी के भाव लिए इंतजार कर रही थी।
हम सब सराय से बाहर निकले और मैंने करमन को हाथ हिलाया, जो गिलास धो रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने खुद को याद दिलाया कि मुझे बाद में देखना होगा कि क्या ये वही गिलास है। जिल हमें बाजार ले गई, और जब साशा और मैं राशन और जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे, बाकी 4 लोग इधर उधर घूम रहे थे, भीड़ में घुल मिल रहे थे और कोई भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। जब हम सब मिले तो मैक्सिन और जिल निराश दिख रहे थे, लेकिन मिकोटा को काइरीना की पूंछ से खेलने में मजा आ रहा था। कोई भाग्य नहीं, अरे कुछ भी नहीं, और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वे नहीं जानते, बल्कि वे इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, जिल ने मुझसे झुंझलाते हुए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों ने तरह तरह के ताबीज और ताबीज हाथ में लिए हुए थे और हमें भगा दिया। सभी लोग ऐसे ही थे, जवान और बूढ़े, मैक्सिन ने सिर खुजलाते हुए बताया। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी यात्रा में इसके बारे में कुछ पता चला हो। मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हमें शायद बाहर निकल जाना चाहिए ताकि अंधेरा होने के बाद हम कहीं फंस न जाएं। मैं आज रात खंडहरों के पास या उनमें डेरा डालना चाहता हूं। अंधेरा होने के बाद, लेकिन मैंने सोचा, मैक्सिन की आवाज धीमी पड़ गई और वह उदास दिख रही थी, इसलिए मैंने झुककर उसके सिर पर थपथपाया। मैंने फुसफुसाकर कुछ कहा जिससे वह शर्मा गई और फिर मुस्कुराए, अपना सिर ऊपर नीचे हिलाने लगी। मैं किरीना और मिकोटा से पूछना चाहता था कि क्या उन्होंने कुछ सीखा है, लेकिन उनकी तरफ एक नज़र डालने से ही मैंने ये सोचना छोड़ दिया। इसके बजाय मुझे जाकर मिकोटा को किरीना की पूंछ से खींचना पड़ा, क्योंकि वह बेवजह गुदगुदी कर रही थी और स्थानीय लोग हमें घूरने लगे थे। मैंने मिकोटा को अपने साथ खींच लिया और घबराई हुई किरीना उसके पीछे पीछे चली गई। कॉपी किए गए नक्शे के अनुसार हमें लगभग आधे दिन तक एक जंगल से होकर चलना पड़ा जो दलदल में बदल गया था। लड़कियां उसे बंद करने को लेकर उत्साहित नहीं थीं, लेकिन उन्हें पता था कि इससे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लगभग 1 घंटे चलने के बाद हमें नक्शे पर चिन्हित एक बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा पेड़ मिला। ये स्थान हमें जंगल में प्रवेश करने का संकेत दे रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यही सही जगह है? साशा ने जिल के कंधे के ऊपर से देखते हुए नक्शे को समझने की कोशिश करते हुए पूछा। अपनी सभी 6 आंखों और निकट भविष्य की घटनाओं का संक्षिप्त पूर्वाभास पाने की क्षमता के बावजूद साशा हम में से किसी की भी जान बचाने के लिए नक्शा नहीं पढ़ सकती थी। जिल की मदद से उसका पूर्वाभास उसे घटनाओं को घटित होने से पहले ही देख लेने और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, ये जानने में मदद कर सकता था। दुर्भाग्य से इस क्षमता ने उसकी जादुई शक्ति को खत्म कर दिया, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम ही होता था। हाँ, लेकिन रास्ता इतना ऊंचा हो गया है कि ऐसा लगता है जैसे काफी समय से इसका उपयोग नहीं किया गया है, जिल ने बताया। स्विवहक, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ, किरिन ने घोषणा की जब वह उस स्थान से आगे बढ़ा जहाँ किरीना कुछ ही क्षण पहले खड़ी थी। वाह वाह वाह, सुंदर लड़के, शांत हो जाओ। बेहतर होगा कि तुम पूरे जंगल को न जलाओ। मिकोटा अपने हाथ हिलाते हुए काइरिन के सामने आ गई। मैं अपना जादू इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूँ, और यह कहते हुए काइरिन ने म्यान से एक तलवार निकाली जिस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मिकोटा ने ऊ की आवाज निकाली और रास्ते से हट गया, जबकि काइरिन तलवार खींचे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। साशा ने आकर मेरे हाथ में अपनी बांह डाल ली। फिर साशा ने राहत की सांस लेते हुए अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे सचमुच लगा था कि मुझे ही अपने पंजों का इस्तेमाल करके रास्ता बनाना होगा। मुझे खुशी है कि किरिन हमारे साथ है। बेल और दूसरी चीजें मेरे नाखूनों में फंस जाती हैं और मेरे नाखून गीले हो जाते हैं, साशा ने शिकायत करते हुए खुद को मेरी बाहों में और कस लिया। मैंने मैक्सिन को भौहें सिकोड़ते और हमसे मुंह फेरते देखा, लेकिन आखिरी पल में मैंने इशारा करते हुए अपनी भौहें उठाईं और मैक्सिन लगभग लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके बाद उसने मेरी तरफ सीधे देखा तक नहीं, लेकिन मैंने उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। जब वह विचारों में खोई हुई लग रही थी, कम से कम तब तक जब तक हम दलदल तक नहीं पहुंच गए। नहीं, वह मैक्सिन थी, कोई मौका नहीं, वह मिकोटा था। बाकी लड़कियां इससे खुश नहीं थीं, लेकिन इन दोनों की तरह प्रतिरोध भी नहीं कर रही थीं। समस्या ये थी कि दलदल का पानी हमारी अपेक्षा से ज्यादा था। मैक्सिन और मिकोटा कमर के ठीक नीचे तक डूब जाएंगी। हम में से बाकी लोगों के लिए तो ये सिर्फ जांघों के बीच तक ही था, और लड़की ने अभी अभी अपनी स्कर्ट बांधी थी, जबकि मैंने अपनी पैंट और मोजे उतारकर बैग में रख लिए थे, लेकिन मैंने अपने जूते उतारने से इनकार कर दिया। मैं वहां नहीं जा रही हूं, डेव। मैं अपने गुप्तांगों को उस पानी में नहीं डुबोने वाली, मैक्सिन ने विरोध किया। आमतौर पर शांत स्वभाव वाली मैक्सिन का ये रूप देखना प्यारा था, लेकिन मैं उसे गोद में लेने के लिए उसके पास गई।
उसके होठों से एक हल्का सा ईक निकला और मैंने देखा कि साशा आंखें घुमा रही थी। मैं मिकोटा की ओर मुड़ी, जो जिल को पकड़े हुए कांप रही थी। क्या गलत? मिकोटा को इस क्षेत्र में एक और सांप का आभास हो रहा है, जिल ने मिकोटा के गले में हाथ डालते हुए मुझसे कहा। सिर्फ एक? काइरन ने उलझन भरे भाव से पूछा। हाँ, बस एक बड़ा, मिकोटा ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास खड़े सभी लोग सुन सकें। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना बड़ा है? मैंने मिकोटा से पूछा, लेकिन उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। अच्छा काइरन, क्या तुम्हें मिकोटा को ले जाने में कोई आपत्ति है? तुम्हारी क्षमताएं एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं और मैक्सिन और मैं दूर से क्रिस्टल से हमला कर सकते हैं। साशा और जिल हमारे अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के रूप में साथ मिलकर काम करेगी, अपनी जगह बनाएंगी और चलो जल्दी से इस काम को अंजाम देते हैं। जिल हमें पानी में तेजी से आगे बढ़ाती रही, ध्यान रखते हुए कि कहीं हम जड़ों या मलबे से न टकराएं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। सफर तेजी से आगे बढ़ा और जल्द ही हमें अपने सामने 20 मीटर दूर सूखी जमीन दिखाई देने लगी। तभी मुझे छपाक की आवाज सुनाई दी। मेरे बाईं ओर, लगभग 15 मीटर दूर, एक लंबी और घनी काली परछाई सतह के नीचे हिल रही थी। मैंने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन एक विशाल गहरे हरे रंग का सांप पानी से निकलकर सीधे साशा की ओर कूद पड़ा। उसके मुंह में धारदार दांतों की कतारें थीं और मुझे चीखने का भी समय नहीं मिला। साशा घबराए नहीं, बल्कि उसने आखिरी पल में ही अपने पंजे सांप के मांस में गड़ा दिए। उन्होंने सांप के मांस को ऐसे चीर डाला जैसे कोई गर्म चाकू बर्फ को चीर रहा हो। सांप ने प्रतिक्रिया करते हुए साशा को काटने के लिए अपना सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन साशा तक पहुंचने से पहले ही एक पानी का कोड़ा उस विशालकाय सांप का गला घोंटने के लिए ऊपर उठा। काइरन शांति से तड़पते सांप के पास गया, एक हाथ में तलवार लिए, जबकि मिकोटा दूसरे हाथ से उससे लिपटा हुआ था। शईक! सांप का सिर गिर गया और साशा ने धड़ का एक हिस्सा पकड़कर अपने कंधों पर लटका लिया और सीटी बजाते हुए किनारे की ओर चल पड़ी। मैंने मैक्सिन की ओर देखा, उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था और वह साशा को घूर रही थी। साशा बहुत डरावनी है। मुझे खुशी है कि तुम हम दोनों से विवाहित हो, कम से कम इस तरह मुझे कभी भी इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि वह मुझ पर अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करेगी। मैं उसकी बात से सहमत हो गया और दूसरों की बात मान ली। साशा की ताकत का शिकार होने में मैक्सिन की कोई गलती नहीं थी, लेकिन हम सब दोस्त थे, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं थी, है ना? सूखी जमीन पर पहुंचकर मैं मैक्सिन को नीचे उतार पाया। ऐसा नहीं था कि वो भारी थी, लेकिन 1 घंटे तक अपने सामने कुछ भी उठाकर चलने के बाद जांघों तक गहरे पानी में जॉगिंग करना थका देने वाला होता है। मैंने अपने बैग से एक चाकू निकालकर सांप को काटा और मांस के कई टुकड़े निकाले, क्योंकि अंधेरा होने लगा था। खंडहर तक पहुंचने में हमें 3 घंटे और पैदल चलना पड़ा, और जब तक हम वहां पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, काइरन अपनी तलवार पर मांस के बड़े बड़े टुकड़े रखकर उन्हें पकाने के लिए अग्नि जादू का इस्तेमाल कर रहा था, और हम पैदल चल रहे थे। खंडहर के बाहर एक विशाल दीवार थी और हम सब ने तय किया कि रात के लिए तंबू लगाने और डेरा डालने के लिए यही सबसे अच्छी जगह होगी। जब बाकी लोग तंबू और आग लगा रहे थे, तब मैक्सिन और मैं चुपके से निकल गए। हम खंडहर में और अंदर घुस गए, लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और आग की रोशनी इतनी दूर तक कभी नहीं पहुंचती। मुझे लगता है कि यह काफी है, मैक्सिन ने खिलखिलाते हुए कहा और मेरी बाहों में कूद पड़ी। हमारे होंठ आपस में चिपक गए और दिन भर के तनावों को दूर कर दिया। हमने बस थोड़ा आराम से खुद को सिकोड़ लिया था और मैं उस वादे को पूरा करने ही वाला था जो मैंने सुबह मैक्सिन से फुसफुसाकर कहा था। अचानक मेरा खून जम गया जब नीचे से एक आवाज आई जो पत्थरों के आपस में रगड़ खाने जैसी लग रही थी। मुझे उतारो। अध्याय 47, रॉक द रॉक ट्रोल। वह क्या था? मैक्सिन ने मेरी बाहों में बहुत जोर से फुसफुसाया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि जिस चीज पर हम बैठे थे वह हिली और हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैक्सिन चीख पड़ी और जो चीज खड़ी थी उसने भी जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। अरे, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो? क्या तुम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हो? उस विशालकाय चीज की कर्कश और कर्कश आवाज फुसफुसाने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों ने बाकी लड़कियों को सतर्क कर दिया और वे सब दौड़कर हमारे पास आ गईं। साशा और काइरन पंजे और तलवार लिए पहरा दे रही थीं, जबकि मिकोटा और जिल मैक्सिन की मदद के लिए दौड़ी। उस अजीब चीज के उस पर चिल्लाने के बाद वह शांत हो गई थी। आखिरकार मुझे होश आया और मैंने साशा और काइरन की हरकतों को रोकने के लिए हाथ ऊपर उठाते हुए उस चीज से बात करने की कोशिश की। वे से आपका क्या मतलब है? और क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? कोई समय नहीं, उन्होंने हमें सुन लिया होगा।
मैं ग्रॉक हूँ, मेरे पीछे आओ वरना तुम सब मर जाओगे। कर्कश आवाज ने कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की और बिना किसी चेतावनी के मुड़ गई और अंधेरे में चलना शुरू कर दिया। रुको, हमारे सामान का क्या होगा? लेकिन तभी मुझे आवाजें शुरू होती सुनाई दी। पाताल लोक से आती लंबी, रूह चीर देने वाली चीखें हमें चीरती हुई सी लगी। मिकोटा और मैक्सिन रोने लगी और जैसे जैसे और भी चीखें उनके साथ जुड़ती गईं, मुझे गहरी निराशा होने लगी। जैसे ही मैं भी दहशत में डूबने ही वाला था, एक तेज कर्कश आवाज गूंजी, चलो चले। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लड़कियां आगे की ओर दौड़ पड़ी। जिल और मैं दोनों ने एक एक रोती हुई लड़की को गोद में उठा लिया। हमें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, सिवाय इसके कि हम केंद्रीय रूनों के आसपास के इलाके में नीचे उतर रहे थे। रात भर ग्रॉक का पीछा करते हुए गांव वालों की प्रतिक्रियाएं और जानकारी के अभाव का कारण अब साफ दिखाई दे रहा था। अंततः हम एक गुफा के पास पहुंचे जिसके सामने एक विशाल चट्टान थी जो प्रवेश द्वार को काफी हद तक ढक रही थी। अंदर आना। किसी ने कोई बहस नहीं की और सब लोग उस बड़ी गुफा में चले गए। अंदर में एक उड़ा हुआ छात्रावास का कमरा जैसा था, जिसमें एक पत्थर का टुकड़ा किसी विशालकाय व्यक्ति के बिस्तर जैसा लग रहा था और स्लेट का एक बड़ा टुकड़ा दो पत्थरों पर रखा था और एक और पत्थर का टुकड़ा कुर्सी जैसा लग रहा था। ग्रॉक सबसे आखिर में अंदर आया और उसने दरवाजा बंद करने के लिए पत्थर खींच दिया, लेकिन पहले से जल रही आग की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। लड़कियां आग के पास पीछे की ओर जाकर बैठ गईं। ग्रॉक पत्थर की मेज के पास आया और अपनी पत्थर की कुर्सी पर हमारी ओर मुंह करके बैठ गया। ये पहली बार था जब हम उसे देख पा रहे थे। वह विशाल आकृति चट्टानों के एक छिपे हुए ढेर की तरह निकली। ग्रॉक एक रॉक ट्रोल था जो खनिज युक्त चट्टाने खाता था और ज्यादातर समय सोता रहता था। इस प्रकार का रॉक ट्रोल इंसानों के प्रति अपनी डरपोकता और उनसे दूर रहने के लिए जाना जाता था। ये रॉक ट्रोल इतना डरपोक नहीं लग रहा था। दरअसल वो उस पल मुझे घूर रहा था। उसका ग्रेनाइट जैसा चेहरा, उसकी गहरी पीली आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे अंदर कोई छेद कर रहा हो। आप यहाँ क्यों आए थे? सबसे पहले एक सवाल, आपने हमें क्यों बचाया? मुझे लगा कि तुम आ रही हो। यहाँ कोई नहीं आता। यह कोई कारण नहीं बल्कि एक जवाब है। बहुत पहले मेरी दोस्त जिल और मुझे इन खंडहरों के बारे में एक किताब मिली थी। उस किताब में यहाँ फंसी आत्माओं और दूसरे लोक में जाने के तरीके का जिक्र था। इतने सालों में हमने जो कुछ भी जाना है उसके अनुसार इन आत्माओं को सक्रिय करने के लिए सभी 6 तत्वों की जरूरत होती है। आप गलत नहीं हैं, लेकिन आपको जाना होगा। वाह 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 रॉकी, हम नहीं जा रहे हैं। सच में, अगर तुम चुपचाप बैठे रहते तो हम ठीक होते। मैक्सिन ने शिकायत करना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही चुप हो गई और ग्रॉक की अगली टिप्पणी पर गुस्से से लाल हो गई। ओह, मुझे तुम दोनों को मेरे ऊपर रहते हुए ही बच्चा पैदा करने की रस्म पूरी करने देनी चाहिए थी। ग्रॉक ने जब ये कहा तो मेरे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मैक्सिन ने अपनी उंगलियां नीचे कर ली जबकि साशा और जिल बारी बारी से हम दोनों को घूर रही थीं। मैं बस अंदाजा लगा सकती थी कि अब वे क्या सोच रही होंगी, क्योंकि जब वे कैंपसाइट तैयार कर रही थीं, तब हम चुपके से कुछ शरारतें करने निकल गए थे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, लेकिन हमें जाना ही होगा। तो क्या आप हमें खंडहरों के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये खतरनाक है। आपने इसका उल्लेख किया। बहुत खतरनाक। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि रॉक ट्रोल बेवकूफ नहीं होते। क्या मुझे गलत जानकारी थी? ठीक है, तुम इस तरह खेलना चाहती हो। लड़कियों, इधर आओ। लड़कियां मुझे अजीब तरह से देख रही थीं, लेकिन मेरे इशारे पर पास आ गईं। मैंने हर एक से कुछ शक्ति मांगी। मैं कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे ट्रोल जरूर नाराज हो जाए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जानकारी पाने के लिए क्या करूं। ये किसी चट्टान से पानी निचोड़ने जैसा था, बस इस बार ये पत्थर से पानी निचोड़ने जैसा था। हर लड़की ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और मुझे लगा कि हर एक अलग जादू मुझमें समा रहा है। सबसे पहले जमीन से एक मिट्टी का हाथ उठा और ट्रोल को पकड़कर उसे नीचे दबा दिया। फिर पानी बहने लगा, जिससे मिट्टी कीचड़ में बदल गई और वह फैल गई, जिससे ग्रॉक पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। हवा कीचड़ को सुखाने और उसे मजबूत बनाने के लिए अंदर आ रही थी। ग्रॉक ने हैंडल से लड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश ने उसे ढाल की तरह मजबूत किया, जबकि अंधेरे ने ट्रोल की शक्ति को सोख लिया। आग आखिरी तत्व थी जिसने ग्रॉक को कंक्रीट की मूर्ति में बदल दिया। गुफा ग्रॉक की चट्टान पीसने की आवाज से गूंज उठी और हिल गई, लेकिन ट्रोल के मुंह में कीचड़ भर जाने के कारण यह आवाज बंद हो गई। ठीक है, अब यह मजाक बहुत हो गया।
मेरे पास 5 थकी हुई और गीली लड़कियां हैं। क्या तुम अब पत्थर जैसे मोटे नहीं रहे? मैंने झुंझलाहट में पूछा और जादू को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मजबूर किया। ग्रॉक ने मुझे चुनौती भरी नजरों से देखने की कोशिश की, लेकिन बस इतना ही। मैंने उसे दबाया और मुझे दरारें पड़ने की आवाज सुनाई दी, और ट्रोल की आंख बड़ी होते होते उसमें बाल जैसी दरारें पड़ गईं। यह विशालकाय राक्षस शायद एक उंगली पर गिन सकता है कि उसे ऐसी स्थिति में कब रखा जाएगा। मैंने दबाव कम किया और सारा जादू बिखर गया। अब चूंकि हमें ये देखने का मौका मिल गया है कि कौन बड़ा है, तो क्या अब हम कोई तार्किक बातचीत कर सकते हैं? जैसे ही ग्रॉक पर से पत्थर, कीचड़ और बाकी चीजें हटी, उसने अपना कंधा पकड़े हुए अपनी बांह घुमाई। ग्रॉक मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। अब उसकी आंखों के पीछे कुछ और था। ग्रॉक ने मेरी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। ज्यादा बुरा नहीं है, बहुत समय हो गया जब मुझे हराया गया और पीछे हटने पर मजबूर किया गया। उसके बाद से नहीं, पहले भी ऐसा ही था। माफ करना, सीधी बात न कहने के लिए। मुझे इन खंडहरों को देखना है, अगली बार आने का इंतजार करना है। ये तुम, वो, मुझे इंतजार करने को कहा गया था। उसने कहा था, बस इंतजार करो, वो वापस आएगा। कितना समय हो गया? मन तो पत्थरों से भरी गुफा जैसा है, पर कुछ कुछ वैसा ही लगता है। रुको, तो फिर तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं उसके तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूं। उस आदमी ने, उसने, तुमने कहा था कि वह, उससे तुम वापस आओगे। तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? वह तुम। मैं ही क्यों? मैं नहीं, वह, उसे, तुम। दूसरे की तरह लेकिन अलग और एक जैसे। रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद सब अलग, लेकिन वह, उसे, तुम जैसे ही। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पहले भी यहां आ चुका हूं? तुम नहीं, वह, उसे, तुम। वही नहीं, लेकिन तुम्हें वह, उसे, तुम पसंद है। इस बातचीत से मेरा सिर दुख रहा था। वो तुम वाली बातें बस थोड़ी सी ही समझ में आ रही थी, और जो समझ में आ रही थी वो भी मौजूदा हालात के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थी। मैं ग्रॉक से दूर मुड़ी ये देखने के लिए कि लड़कियां हमारी बातचीत के बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन जब मैं मुड़ी तो सिर्फ साशा मेरे पीछे खड़ी थी। हम सब सो रहे हैं। सच कहूं तो मैं केवल इसलिए जाग रहा हूं क्योंकि जब तुम ऐसी बातें कर रहे थे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वाह, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग 2 घंटे तक वहां खड़े होकर एक दूसरे से लिपटे रहे। क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं, ऐसा लगा कि यह शायद 10 मिनट से अधिक का मामला नहीं है। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपने ट्रोल को थका दिया है। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि ग्रॉक पहले ही लेट चुका था और दीवार की तरफ मुंह करके बैठा था। मेरे दिमाग में और भी कई सवाल घूम रहे थे, और मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन थकान की एक लहर मुझ पर छा गई और दुनिया का बोझ फिर से मुझ पर हावी हो गया। साशा मुझे लड़कियों के ढेर के पास ले गई और हमने एक कोना ढूंढ लिया जहां हम आराम से बैठ सकें। जब मैं सो गया तो ग्रॉक्स के शब्द मेरे साथ रहे, वह, उसे, तुम। अध्याय 48, स्नेह गिरवी रखना। सुबह जब हम जागे तो ग्रॉक जा चुका था, और चट्टान बस इतनी ही हिली थी कि हम वहां से निकल सकें। जब सब जाने की तैयारी कर रहे थे तभी जिल मुझसे बात करने आई। उसके चेहरे पर एक तटस्थ भाव था, इसलिए मुझे नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है। अरे, तो यहाँ से आगे सब कुछ हम अपने ही दम पर कर रहे हैं, कोई नक्शा नहीं है? मेरा मतलब है कि शुरू से ही यही योजना थी। हम जानते थे कि यहाँ पहुँचने के बाद हमें ये पता लगाना होगा कि आत्माएं किस कमरे में है ना? क्या तुम्हें याद है कि उस बूढ़ी औरत ने कल क्या कहा था? वही जिससे मैं और मैक्सिन बातें कर रहे थे। वह जिसमें तीसरे स्तर पर पेड़ के बारे में बात की गई थी, और फिर उसके बारे में भी बात की गई थी, लेकिन मैंने इसे पूरा नहीं किया और अंतिम भाग को छोड़ दिया। इस बात की गंभीरता के बावजूद मेरे वक्तव्य के अंतिम भाग पर जिल एक छोटी बच्ची की तरह खिलखिलाने लगी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैक्सिन ने पूछा और वह जिल और मेरे पास आ गई। जब मैक्सिन जिल के पास पहुंची तो उसे एक हाथ से फुसफुसाहट सुनाई दी, और मैंने मैक्सिन के प्यारे चेहरे को सवालिया निशान से लेकर इतनी जोरदार हंसी में बदलते देखा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस हंसी ने बाकी लड़कियों को भी अपनी ओर खींच लिया और वे सब हंसने लगी। उन्हें पता भी नहीं था कि मजाक क्या है। सबके बैठ जाने के बाद मैंने जिल की तरफ देखा। जिल ने मुझे समझाना शुरू किया कि उस महिला के बारे में पूछकर उसका क्या मतलब था। उस महिला के अनुसार वहां कम से कम 3 स्तर थे, और शायद उससे भी ज्यादा। अब मैं इसलिए चिंतित हूं क्योंकि मैंने साशा और मिकोटा को वहां जाकर देखने को कहा था, और उन्होंने जो पाया उससे हमारी योजनाएं पूरी तरह से पटरी से उतर सकती हैं, क्योंकि हमने अपनी अधिकांश आपूर्ति खो दी है।
मिकोटा और साशा डार्क और लाइट दोनों के उपयोगकर्ता थे और उनका जादू अपने चारों ओर प्रकाश और अंधकार को मोड़ सकता था। इस संयोजन से वे अपने चारों ओर एक भ्रम पैदा कर सकते थे जिससे वे नंगी आंखों से अदृश्य हो जाते थे और केवल कोई अन्य डार्क उपयोगकर्ता ही इस चाल को देख पाता था। इस प्रकार साशा और मिकोटा इस प्रकार के काम के लिए एक आदर्श टीम बन गए। आप जो कह रही हैं उससे आपका क्या मतलब है कि इससे हमारी गाड़ी पटरी से उतर सकती है? मैंने जिल से पूछा। हमें उस हवेली के टूटे फूटे खंडहरों के बीच में एक प्रवेश द्वार मिला जो पहले यहाँ खड़ी थी। यह जमीन में एक दरवाजा था, लेकिन जब हम नीचे देखने गए तो पता चला कि यह एक भूल भुलैया है, लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं गए। साशा ने अपनी खोजों के बारे में बताया था, बजाय इसके कि जिल मुझे कोई पुराना विवरण दे। यह एक समस्या थी और मैंने मैक्सिन की ओर देखा और उससे पूछा कि हमारे पास खाने पीने का क्या सामान है। पिछली रात के रिट्रीट से बचे 6 पैक में से 3 पैक देखने के बाद मैक्सिन ने तय किया कि अगर हम अपने खाने पीने का सामान बढ़ा लें तो हम एक हफ्ते तक काम चला सकते हैं। तो अब हम सबके पास एक ही विकल्प बचा है। क्या हम दलदल और जंगल से होते हुए शेडहोम की ओर वापस जाएं और फिर ताज़ा सामान लेकर लौट आएं, या फिर आगे बढ़ें? बोलते हुए मैंने एक एक करके हर लड़की की तरफ देखा। जब तक जिल ने बात नहीं की तब तक कुछ असहज बदलाव हुए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हम काफी समय से साथ हैं और अब तक बहुत आगे आ चुके हैं। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पीछे आग की खाई तक जाऊंगी और वापस आऊंगी, साशा ने जोश से कहा। मैक्सिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, जब मैं नीलामी घर के पीछे आपसे मिली थी तो मैंने कभी इस तरह के जीवन की कल्पना नहीं की थी, लेकिन मैं भी वहीं जाती हूं जहां आप जाते हैं। मैं वहीं जाता हूं जहां जिल जाती है। मिकोटा ने बस इतना ही कहा। हम दोनों ही आपके लिए यहाँ हैं, किरीना और किरण ने एक साथ उत्तर दिया। उनके चेहरे पर एक भाव था। बस उसके बाद 3 बैग लेकर हम 6 लोग गुफा से बाहर निकल पड़े। सुबह के उजाले में हमें ईंटों की दीवारों के कुछ हिस्से खड़े दिखाई दे रहे थे। वह दृश्य वर्णन करने लायक नहीं था। साशा हमें साफ और चिकने धातु के दरवाजों तक ले गई। इसका कोई मतलब नहीं है। ये दरवाजा भी बाकी जगह की तरह जंग खाकर सड़ गया होगा। हमने भी यही सोचा था, लेकिन कब्जों पर भी ग्रीस लगा है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या चीज उस जगह की देखभाल कर रही है, मिकोटा ने बताया। हम सब नीचे गए और मुझे लगा कि उस जगह ने मुझे कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। यह उस कालकोठरी जैसा ही था जहां मैं विक्टोरिया से मिला था। मैंने अनजाने में किरण को उसकी लाइट प्लेट और तलवार के साथ देखा। यह स्थान अन्य कालकोठरी जैसा नहीं था, इसलिए शायद। किरण, मैंने उस पर चिल्लाया क्योंकि वह हमसे 10 मीटर आगे था और उसने पीछे मुड़कर मेरी ओर देखना बंद कर दिया। यह क्या है? याद है जब तुमने हमें पकाने की कोशिश की थी और कैसे तुम दीवारों को पिघलाकर बाहर निकल आए थे? हाँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप यहां फिर से कोशिश करें, लेकिन इस बार मैक्सिन और साशा भी आपको अपनी शक्ति देंगी। काइरन ने उलझन भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, लेकिन साशा और मैक्सिन ने उसे संभाल लिया। लड़कियां उसे ले गईं और हम सब उनके पीछे पीछे पहले मोड़ तक पहुंच गए। अब साशा और मैक्सिन काइरन के ठीक पीछे एक दूसरे के बिल्कुल पास पास खड़ी थी। तभी उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। काइरन ने पहले आग की एक धार बनाई जो एक विशाल नारंगी लौ में बदल गई। इसके बाद मैक्सिन ने अपना पवन जादू डाला और लौ एक शक्तिशाली नीली मशाल में बदल गई और इस समय तक दीवार पिघलने लगी थी। मैंने उत्साह में अपने सबसे करीबी व्यक्ति मिकोटा को गले लगा लिया और उसने मुझसे दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि मिकोटा ने विरोध करना बंद कर दिया और शांत हो गई, लेकिन मुझे वापस गले नहीं लगाया। मैं और भी चौंककर उस पल का आनंद लेना चाहता था, लेकिन साशा के हल्के जादू ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुझे 10 मीटर पीछे लहरों की गर्मी महसूस हुई और उनकी गर्जना किसी जेट इंजन जैसी थी। मैंने काइरिन की वाह की आवाज भी सुनी जब वह आगे बढ़ा और दीवारों को कागज की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ा। मिकोटा के लिए गर्मी बहुत ज्यादा थी। मेरे सीने से लिपटे हुए वो कांपने लगी थी और उसे पसीना आने लगा था। तो मैंने जल्दी से मुड़कर उसे पीछे किया और गर्मी से दूर कर दिया। मिकोटा हांफते हुए मेरे ऊपर दबाव डालने लगी, इसलिए बेहोश होने से पहले ही मैंने उसे उठा लिया। मैंने जिल को आवाज दी और वह दौड़कर आए। उसने अपनी जल जादू से मेरी बाहों में हांफती मिकोटा को शांत और ठंडा करने की कोशिश की। क्या वह ठीक हो जाएगी? मैंने चिंतित भाव से जिल से पूछा, लेकिन जिल ने बस मेरी ओर मुस्कुराकर नीचे की ओर इशारा किया और पीछे हटकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। जैसे ही मैंने अपनी बाहों में नीचे देखा, मिकोटा एक मनमोहक मुद्रा में सिमट गई।
उसका चेहरा मेरी छाती और कमीज से सटा हुआ था, एक ऐसी जगह जहां चमड़े का कवच उसे ढक नहीं पा रहा था। मिकोटा ने एक पल के लिए अपना चेहरा मुझसे दूर किया ताकि ऊपर देख सके और मेरी आंखों में आंखें डाल सके, और उसके चेहरे पर एक लाली सी दौड़ गई, लेकिन वह फिर से मेरी छाती में सिमट गई। मैं समझ सकता था कि जिल क्या कर रही थी। मिकोटा का स्नेह मुझ पर लुटा रही थी। जिल मेरी बाहों में थी, इसलिए मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। मैं जिल की आवाज सुनकर मुड़ा, जो मुझे बुला रही थी। उन्होंने अगला स्तर पा लिया। जिल ने उत्साहित होकर कहा। मुझे पता था कि वह सबकी सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी, और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान देखकर अच्छा लगा। मैंने मिकोटा को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कमीज पकड़ ली, और मैं मान गया। मैं जिल के पीछे पीछे उन छोटी छोटी रोशनियों की ओर गया जिन्होंने गरजती हुई टॉर्च की जगह ले ली थी, और वहां बहुत ज्यादा सन्नाटा था। शाबाश, सबने काम किया। ये फायदा बिल्कुल वही था जिसकी हमें जरूरत थी। इस तरीके से समय की बचत हुई, जबकि हमें लगता था कि इससे काफी समय बचेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वहां नीचे क्या होगा? मिकोटा ने मेरी बाहों से पूछा। राक्षस, बाकी सभी ने एक साथ कहा, और फिर हम सब हंसने लगे। हमने यहाँ ऊपर कोई नहीं देखा, इसलिए ये तर्कसंगत है कि वे नीचे होंगे क्योंकि कल रात किसी चीज ने वह आवाज की थी, किरण ने बताया। हम सब सीढ़ियों से नीचे उतरे, और नीचे एक कमरा था जिसमें एक ही दरवाजा था। हमने जल्दी से कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन उसमें कुछ खाली लकड़ी के बैरल के अलावा कुछ भी नहीं था। सभी ने अपेक्षित लड़ाई के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन मैंने मिकोटा को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, ताकि मैं बिना हाथों की जरूरत के अपना जादू चला सकूं। ये देखते हुए कि हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, मेरा चेहरा खुला रहना ही काफी था। साशा और काइरिन दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर देखने की कोशिश में उसे आधा खोला। दरवाजा जोर से बंद हो गया, और दोनों ने अपने कंधे दरवाजे में गड़ा दिए। अचानक मृतकों की चीखने की आवाजें सुनाई दी, और मुझे मिकोटा में सिहरन सी महसूस हुई। ये कितना बुरा है? मैंने उनसे पूछा, अपने जादू से दरवाजे को बंद करने में मदद करने के लिए आगे आते हुए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, दबाव के कारण दरवाजा फट गया। अध्याय 49। जिल्ली और मैनजिंदा कंकाल दरवाजे से बाहर निकलकर तुरंत हमला करने लगे। उन्हें मारना तो आसान था, लेकिन सीढ़ियों वाले इलाके में उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही थी। साशा ने अपने पंजों में हल्का जादू डाला, और जिस भी मरे हुए को उसने छुआ, वह तुरंत हड्डियों के ढेर में गिर गया, जबकि काइरिन ने अपने ब्लेड को आग की लपटों में लपेटकर हड्डी वाले योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया। सब लोग सीढ़ियों पर वापस चले जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। मिकोटा ने डर के मारे मुझे कसकर पकड़ लिया, जब मैंने जमीन से उठे पत्थर के मुक्कों से कंकालों को चकनाचूर कर दिया। जिल ने अपने जल जादू से एक लहर पैदा की जिसने मरे हुए लोगों को पीछे धकेल दिया ताकि सब मेरे पीछे आ सकें। क्या सभी लोग सीढ़ियों पर हैं? हाँ, अब आप ये कर सकते हैं, जिल ने हमारे पीछे से मुझे बताया। तैयार हो, मैंने मुस्कुराते हुए मिकोटा से कहा, जिसकी आंखों में अभी भी डर था। ममम, मिकोटा ने मेरी कमीज ऊपर खींची और अपने ठंडे हाथों से मेरे पेट को सहलाया, और फिर मुझे लगा जैसे अंधेरे का जादू मेरे अंदर घुल मिल गया है। जैसे ही कंकाल उठने की कोशिश कर रहे थे, मैंने गहरी सांस ली। जब मैंने सांस छोड़ी, तो मेरे मुंह से भूरे और काले रंग की गैस का एक बादल निकला। जैसे ही भाप ने मरे हुए लोगों को छुआ, हर लड़ाई के बाद हड्डियों को सुरक्षित रखने वाला संरक्षण जादू हमारे क्षय जादू से नष्ट हो गया। हड्डियां टूट फूट गईं, सदियों से चली आ रही क्षति और घिसाव पल भर में जमा हो गया। हड्डियों की सेना चिप्स के ढेर में सिमट गई। वाह, मिकोटा ने अपने हाथ और बाहें मेरी कमीज के नीचे मेरी कमर के चारों ओर लपेट रखी थी। जैसे ही आखिरी कंकाल टूटा, मुझे अंदर से एक गर्माहट का एहसास हुआ क्योंकि मिकोटा की ठंडी और चिकनी बाहें मेरी नंगी त्वचा से दब गईं। मैंने उसे और ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन मिकोटा ने उसे कसकर पकड़ रखा था और अपना चेहरा मेरी नाभि के ठीक नीचे वाले हिस्से में दबा लिया था। मेरे दिल की मच स्पीड की वजह से मेरी नाक से खून की धारा बह रही थी। जैसे ही मैंने लड़कियों को सीढ़ियों से नीचे आते सुना और मैंने मिकोटा को फिर से नीचे उतारने की कोशिश की, उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा और अंदर धकेल दिया। फिर मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने मुझे उस महान परिवर्तन तकनीक से गुजरने पर मजबूर कर दिया, टोटल बॉडी ब्लश। देव, मेरी पीठ में क्या चुभ रहा है? मिकोटा ने मेरी आंखों में देखते हुए एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा। जैसे ही मेरे शरीर से भाप निकलने लगी, मैंने देखा कि लड़कियां और काइरिन मेरे चारों ओर जमा हो गए हैं और मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं। मेरी सहज प्रवृत्ति फिर से जागृत हुई और मैं मिकोटा को लगभग गिरा ही दिया और भाग गया।
लड़कियों की आवाजें मेरे पीछे पीछे आ रही थीं, जैसे मैं टूटे हुए दरवाजे के चौखट से टकराया। मैं किसी डरे हुए जंगली जानवर की तरह भागा, मानो मेरी सारी समझ खत्म हो गई हो। वो एक बड़ा कमरा था जिसके अंत में एक और सीढ़ी थी, इसलिए मैंने उसी की ओर निशाना साधा। जो अभी हुआ था उसकी शर्मनाक शर्मिंदगी से बचना चाहता था। ये संगमरमर की सीढ़ियां बाकी मंजिलों से नीचे जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों से ज्यादा अच्छी थीं। मैंने सोचा। जैसे ही मैं 2 कदम दौड़ा, लड़कियों की आवाजें मुझे रुकने और लापरवाही न करने के लिए कह रही थीं। उनके लिए ये कहना आसान था। उन्हें उस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था। नहीं, वे तो बस इशारे और हंसी का पात्र थे। मुझे तब तक पता ही नहीं चला जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं सीढ़ियों के बाहर से गुजर रहा था, तभी एक दरवाजा नीचे खिसक गया। मैंने मुड़कर देखा तो 4 भालू मुड़ी हुई पेड़ों की शाखाओं और पैरों से निकलती जड़ों से ढके हुए थे, जबकि हर पेड़ के पिछले हिस्से से पत्तेदार शाखाएं निकली हुई थीं। बिल्कुल वैसा ही जैसा बाजार वाली महिला ने कहा था। जरा सोचिए, पूरी जगह में वही अकेली थी जो हमसे बात कर सकती थी। लेकिन मेरे विचार तब टूट गए जब मैंने पीछे से जिल को दर्द से चीखते हुए सुना। मैंने पलटकर देखा तो जिल घुटनों के बल बैठी थी और उसने अपना सिगरेट वाला हाथ पकड़ा हुआ था, और बाकी लड़कियां भी उसके आसपास खड़ी थीं। मैंने पास आने की कोशिश की, लेकिन जिल ने आंखों में आंसू लिए सिर हिला दिया। गेट पर किसी जादुई दीवार ने हमें अलग कर रखा था। पीछे से आती हुई गुर्राहटों ने मेरा ध्यान वापस समस्या की ओर खींचा। 4 भालू आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनकी जड़ें पकड़ के लिए जूझ रही थीं। मेरे विचार तेजी से दौड़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि इन चीजों को हराने के लिए मैं अपने जादू का इस्तेमाल कैसे करूं। मेरे दिमाग में हर बार जो भी परिदृश्य चल रहा था, उससे मुझे उन सबको खत्म करने की शक्ति कम पड़ रही थी। आखिरकार मैंने पृथ्वी का आह्वान किया और भालुओं पर हमला करते हुए अपने शरीर के चारों ओर तत्व को लाया। एक पत्थर के शूरवीर की तरह मैं आगे बढ़ा और अपनी एक मुट्ठी पहले भालू के सिर पर पटक दी, जिससे एक मिट्टी का कील उसके दिमाग में घुस गया और भालू नीचे गिर गया। अगले शूरवीर ने पत्थर के कवच को काट लिया और अपने दांतों से मेरे मांस को नोच डाला। पत्थर का ब्रेसर पत्थरों के कांटों के साथ फट गया, जिससे भालू तुरंत मर गया। जैसे ही मैं उठा, बाकी 2 भालू लगभग मेरे पास आ गए। मैंने उन दोनों पर हमला किया और उनके एक दूसरे को काटते रास्तों के बीच आ गया। मैंने अपनी पत्थरों से ढकी हुई बाहें उठाईं और उन्हें दोनों भालुओं के मुंह में ठूंस दिया। उनके दांतों ने मुझे जकड़ लिया और मुझे लगा कि वे मेरे शरीर में धंस रहे हैं। फिर मैंने अपनी बची हुई सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। दोनों बाहों का काटना तुरंत बंद हो गया और सैकड़ों पत्थर के कांटे उस लकड़ी के मांस से फूट पड़े और भालू मेरी बाहों से, मेरे पहने हुए सारे पत्थर के कवच के साथ, गिर पड़े। मुझे धुंधली सी याद है कि गेट के वापस ऊपर खिसकने की आवाज आ रही थी, और लड़कियां मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही थीं और चीख रही थीं, क्योंकि चारों ओर अंधेरा छा गया था। जब मैं होश में आया तो आग जल रही थी और मुझे मैक्सिम के लाए आलू के सूप की खुशबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मेरा सिर किसी मुलायम गोद में पड़ा है, और मैंने आंखें खोलकर ऊपर देखा। जिल के आंसुओं ने मुझे लगभग अंधा कर दिया था जब मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा जो आंसुओं से भरा हुआ था। कृपया ऐसा दोबारा मत करना। तुम क्या सोच रहे थे? जिल चिल्लाए और मैं उठकर बैठ गया, उसे अपनी बाहों में लेकर उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे खेद है, जिल, मेरा तुम्हें इस तरह डराने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। मैं वास्तव में केवल इतना ही कह सका क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं पड़ना चाहता था जिसने मुझे इस मुसीबत में डाला। जिल ने मुझे कसकर पकड़ लिया, छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर उसने मेरी आंखों में देखा। मेरी सांस रुक गई जब उसने जोश से अपने होंठ मेरे होठों से चिपका दिए। जैसे ही हमने गहरा चुंबन लिया, हमारी जीभें हल्की सी आपस में टकराईं। मैंने उसके शरीर को अपनी ओर खींचा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। जैसे जैसे हमारा जोश कम होता गया, मेरा ध्यान उस दिन की ओर चला गया जब देवी जिली से मिला था। मैं गांव के ठीक बाहर खेल रहा था जब मैंने उस छोटी बच्ची की चीखें सुनी। उस समय मैं सिर्फ 8 साल का था, लेकिन मैं चीखों की आवाज सुनकर दौड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि गांव में जिल्ली नाम की एक बच्ची सींग वाले अजीब भेड़ियों द्वारा घेरी जा रही थी। मैं आगे दौड़ा और भेड़ियों को थप्पड़ मारने के लिए जमीन पर हाथ रखा ताकि मुझे जिल्ली तक पहुंचने का समय मिल सके। देवी, तुम क्या कर रहे हो? ये तो वज्र भेड़िए हैं। तुम मदद लेने क्यों नहीं गए? तुमने मुझे यहाँ पा लिया है, बस मुझे बड़ा भाई कहो। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। भेड़िए हम पर झपटे, लेकिन मैंने मिट्टी और पत्थर से बड़ी बड़ी मुठ्ठियां बनाकर उन्हें भगा दिया। आखिरकार उन्होंने बिजली के हमले शुरू कर दिए, लेकिन मैंने जो मिट्टी की दीवारें बनाई,
वे हमलों को झेल गईं। अब हमने भेड़ियों को पकड़ लिया और उन्हें पीट पीट कर मार डाला, जिससे वे कायोटों के झुंड की तरह भौंकते हुए पीछे हट गए। मैंने मुड़कर देखा तो जिल्ली मेरी ओर बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। आपने यह अकेले कैसे किया? मैंने तुमसे कहा था मुझे बस बड़ा भाई कहो, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। उस दिन के बाद से हमने अपना सारा समय साथ में खेलने और नई नई चीजें ढूंढने में बिताया। मेरी माँ के निधन के बाद ही चीजें बदली। ये तब हुआ जब हमारी नज़र एक बड़े अजीब मोज़ेक वाले कुछ रूनों पर पड़ी। जब हमने उसे छुआ तो हमें एक कमरे में ले जाया गया जहां 5 घड़े हिलती हुई सुनहरी रोशनियों से भरे हुए थे। किसी तरह जब हमने जाने दिया तो हमें पता था कि क्या करना है। संदेश हमारे दिमाग में बैठ गया और अब भी मैं उस संदेश को याद कर सकता हूँ। बाकी 4 को इकट्ठा करो और उन आत्माओं को खोजो जो ऊपर उठकर इस भयानक जेल से बाहर निकल जाएं। यही वह क्षण था जब हमने बच्चे होना बंद कर दिया। मेरी माँ का मरना तो बस कूदने से पहले का धक्का था। सालों तक हम साथ साथ घूमते रहे। जिल मेरे जीवन में माँ जैसी बन गई। फिर भी एक दूसरे के लिए हमारी भावनाएं साशा के हमारे साथ आने के बाद ही जाहिर हुई। चाहे घटनाएं कैसी भी हों, मैंने उसे अभी और यहीं अपनी बाहों में थामे रखा। जब आखिरकार हमारे होंठ अलग हुए तो जिल ने अपना सिर मेरी छाती से लगा लिया, जो सिर्फ एक पतली कमीज से ढकी हुई थी, और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने जिल के माथे को चूमा और उसे अपने पास लिया, जबकि मैं अग्नि नृत्य और सूप परोसने के लिए तैयार हो रही लड़कियों को देख रहा था। अध्याय 50 चट्टाने गिराना। हम सब ने खाना खाया और फिर थोड़ी देर सो गए। जिल मेरी गोद में बैठी रही, मेरी छाती से लिपटी रही, जबकि मैं एक दीवार से सटकर लेटा रहा। मिकोटा लगभग जिल की गोद में लेटी रही, जबकि बाकी लड़कियां मेरे बगल में लिपटी रहीं। काइरन ने रात के कुछ हिस्से के लिए पहरा देने की पेशकश की और साशा ने उसकी जगह पहरा देने की पेशकश की, लेकिन सब कुछ शांत और बिना किसी शोर शराबे के निकला। मैं गर्मी से जाग गया और मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए थे, यहाँ तक कि मुझे चलने में भी 1 मिनट लग रहा था। जिल का चेहरा मेरी गर्दन से सटा हुआ था और मैंने अपना चेहरा उसके गाल को चूमने के लिए आगे बढ़ाया और सब लोग हिलने लगे। मुझे अपने पैरों में चुभन महसूस होने लगी जब जिल ने अपना चेहरा मेरे होठों पर रखकर मुझे चूमा और फिर मिकोटा को अपनी गोद से धकेल दिया। सब लोग चले गए और हमने अपना सामान वापस पैक कर लिया। तभी मैंने देखा कि साशा दीवार से सटकर खड़ी थी। उसे निगरानी करनी थी, लेकिन वो दीवार से नीचे फिसल गई थी और जाहिर तौर पर सो रही थी। जब मेरे पैर फिर से काम करने लगे और झुनझुनी कम हुई तो मैं चुपके से साशा के पास गया। जब मैं चुपके से उसके पास पहुंचा तो वह बेबस पड़ी हुई प्यारी लग रही थी। मैंने जमीन का सहारा लेकर बिना आवाज किए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब मैं उसे गुदगुदाने से बस 1 सेंटीमीटर दूर था तो मैं रुक गया। साशा की आंखें खुली थीं और उसकी मुस्कान शरारती थी। उसके पंजे मेरे चेहरे से उतनी ही दूरी पर थे और मेरी उंगलियां उसकी बगलों से थीं। बुरा, देव, मुझ पर छिपकर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। साशा ने मेरे चेहरे से अपनी विनाशकारी तलवारें हटाते हुए मुझे पकड़ लिया। साशा ने मुझे एक ऐसे चुंबन में खींचा कि मैं अपने पैरों से उठकर उसकी गोद में आ गया। उसका मेरे ऊपर झुकना और मैं उसकी गोद में लेटा हुआ था, ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने उन जोशीले चुंबनों से परहेज नहीं किया। जब उसने मेरे साथ काम खत्म कर लिया तो मुझे जमीन पर लुढ़का दिया और छोड़ दिया, और वह दूसरों की मदद करने में ऐसे लग गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने मैक्सिन को मुझ पर हंसते हुए सुना, लेकिन जब मैं उठा तो सब जाने के लिए तैयार थे। हम सब उस लंबे कमरे के अंत तक गए और संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरे। मेरी मिकोटा और जिल दोनों ने मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था ताकि मैं फिर से जानवर बनकर भाग न जाऊं। मैंने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मुझे घसीटा जा रहा था तो वे दोनों बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे जैसे हम सीढ़ियों से नीचे उतरते गए, गर्मी बढ़ने लगी। काइरिन की टॉर्च की तरह नहीं, बल्कि सामान्य से ज्यादा तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने नीचे मिकोटा की तरफ देखा और वह ठीक थी। जिल मेरे दूसरी तरफ थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर वह उसे ठंडा कर सकती थी। सीढ़ियों के नीचे हमें अगले तल से एक नारंगी रंग की चमक आती हुई दिखाई दी। वाह, ये कैसी जगह है! ये तो बहुत बड़ी है, साशा ने कमरे में आते हुए कहा। जैसे ही हम सब उसके पीछे पीछे बाहर निकले, मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। रास्ता रुक गया और सीढ़ियां कम से कम 50 मीटर नीचे एक विशाल स्टील के चबूतरे तक पहुंच गईं, जो ऑग्र स्टील की जंजीरों से लटका हुआ था। ऑग्र स्टील एक काली धातु है जिसमें लाल नसें होती हैं और जिसके जादुई गुण जादुई शक्ति को कमजोर कर देते हैं।
यह एक समस्या होने वाली थी क्योंकि छत के बीच में 3 मीटर चौड़े छेद के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो इससे निपटने के बारे में कोई विचार है? ये जंजीरें सब कुछ और भी कठिन बना देंगी, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब तक हम नीचे नहीं जाते, हमें नहीं पता कि क्या होगा। जिल ने जानकारी पर विचार किया, लेकिन मिकोटा मेरी बांह को दबा रहा था। मैंने मिकोटा की तरफ देखा, वह पसीने से तरबतर थी और बेहोश सी लग रही थी। उसने किसी छोटी बच्ची की तरह अपनी बाहें ऊपर उठा लीं। हालांकि वह 24 साल की थी, लेकिन उसका छोटा कद उसे इतना प्यारा बना रहा था कि मैं उसे रोक नहीं पाया। मैंने उसे गोद में उठाया और जिल की तरफ मुड़ा, जिसने पहले ही मैक्सिन की मदद ले ली थी और पवन जादू से एक कपड़ा गीला और ठंडा कर दिया था। मिकोटा उत्तेजक ढंग से कराहने लगी और मुझे उसे रोकने के लिए अपनी उंगली से उसे दबाना पड़ा। ओह, ऐसा मत करो, मिकोटा ने मेरी बाहों में छटपटाते हुए शिकायत की। तो फिर ऐसी आवाजें मत निकालो। ओह, तुम्हें ये पसंद है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। मैं रोकने की कोशिश करूंगी, मिकोटा ने अपने हाथों को अपने सामने जोड़ते हुए वादा किया। मैंने ऊपर देखा तो लड़कियां हमें तिरछी निगाहों से घूर रही थीं। क्या तुम दोनों तैयार हो? मैक्सिन ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। या हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? हाँ हाँ, चलो चलें। बिना किसी योजना के हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। मैं उग्र स्टील के कमजोर होने का एहसास कर सकता था और मैं सभी लड़कियों के चेहरों पर चिंता के भाव देख सकता था क्योंकि यह उन पर असर कर रहा था। अनगिनत सीढ़ियां उतरते हुए हमें काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ा और अभी तक किसी राक्षस का कोई निशान नहीं था। जब हम सबसे निचले स्तर पर पहुंचे तो आगे बढ़ने से पहले हम सब इकट्ठा हो गए। ठीक है सब लोग, 3 पर हम आखिरी सीढ़ी कूदेंगे ताकि कोई अलग न हो। जिल ने ऊंची आवाज में हमसे कहा। 1, हमारी आवाजें गूंज उठी और शोर शुरू हो गया। 2, जब सभी लोग कूदने के लिए तैयार हुए तो और अधिक कंपन होने लगा। 3, जैसे ही हम सब कूदे, नीचे से चीखें आने लगी और जैसे ही मैं जमीन पर उतरा, मेरी रूह तक चीखें पहुंच गईं। इतने पास से आवाजें और भी ज्यादा तेज थीं और दीवार में लगे विशाल लटके हुए प्लेटफॉर्म के नीचे एक बड़े से छेद से एक काली आकृति खुद को बाहर खींचती हुई निकली। वह काली चीज रेंगती हुई ऊपर आई और उसने खुद को एक विशालकाय सेंटीपीड के रूप में दिखाया। चीखें उन हजारों खोपड़ियों से आ रही थीं जो मरे हुए जीवों की पीठ पर लगी थीं और दर्द से कराह रही थीं और निराशा की अलौकिक चीखें भी। काइरन ने उस जानवर पर आग के गोले बरसाए, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं किया। वह बेकाबू होकर जंजीर से उतरकर मंच पर चढ़ गया। चलते रहो और उस चीज को हिलने से रोको। हमें उस आवाज के बारे में कुछ करना होगा। मैं इस पर काम कर रही हूँ। साशा चिल्लाए और उसने मैक्सिन का हाथ छुड़ा लिया। जैसे ही उसने अपने पंजे फैलाए, चिंगारियां फूटी। साशा आगे बढ़ी, लेकिन पूरी गति से नहीं क्योंकि मृतकों की चीखें उसे दबा रही थीं। जब वह पास पहुंची तो उस मरे हुए जीव ने अपना सिर घुमाया और तेजाब छिड़का, लेकिन काइरिन और जिल ने भाप के बादल छोड़े जिससे तेजाब बस पतला हो गया और साशा को कम से कम नुकसान पहुंचा। बादल से निकलकर साशा ने राक्षस पर वार किया, लेकिन एक पैर से धक्का खाकर गिर गया। मैंने कनखजूरे के शरीर के निचले हिस्से में मिट्टी के कांटे मारने की कोशिश की, लेकिन असर कम हुआ। उनके सिरे उसे बस थोड़ा सा ही छेद पाए और जादू चलाना और भी मुश्किल होता जा रहा था। बस देव, हम क्या करने जा रहे हैं? जिल ने घबराई हुई नजर से पूछा। काइरन ने अपने ज्वलंत ब्लेड के बड़े बड़े प्रहारों से उस विशालकाय चीज पर वार किया, लेकिन वह भी आंशिक रूप से ही प्रभावी था। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, काइरन लड़खड़ा गया और अचानक से चौंक गया। एक बख्तरबंद पैर ने उसे पीछे धकेल दिया और फिर वह उस पर झपटा। मैंने मिकोटा से कहा कि उसे छोड़ दे और मैंने उसे गिरा दिया, लेकिन उसे अपना संतुलन बनाए रखने दिया। फिर मैं काइरन की ओर दौड़ा। काले कवच वाले राक्षस ने उसे बहुत पीछे धकेल दिया था, लेकिन मैं अभी भी बहुत दूर था और मेरे जादू का कोई खास असर नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वह मरा हुआ सेंटीपीड काइरन तक पहुंचता और मैं अभी भी उसकी मदद के लिए पहुंच से बाहर होता, मैंने ऊपर से एक परिचित पत्थर पीसने की आवाज सुनी। टकराना। मंच पर एक विशाल चट्टान के टकराने से जो धमाका हुआ, उससे सभी के पैर उखड़ गए। धमाके ने मृतकों की चीखें दबा दी थीं और मैं घिनौनी चीर फाड़ और खींचने की आवाज सुन सकता था। जब मैं उठा तो ब्रॉक उस सेंटीपीड के शरीर से काइटन का खोल फाड़ रहा था और अंदरूनी हिस्से को बाहर निकाल रहा था। काइरन उठ गया था और मेरे पास आकर मुझे उठने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। वाह, मुझे तो लगा कि हम दोनों मर गए। मैंने तुम्हें आते देखा था, पर हमें पता था कि तुम बहुत देर से आओगे। लेकिन तभी कहीं से एक रॉक ट्रोल आ गिरा, मानो उल्कापिंड का हमला हो।
काइरन ने अपना एक हाथ अपनी बगल में रखा और दूसरे हाथ से मुझे ऊपर खींच लिया। क्या वह हाथ ठीक है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उस चीज ने मुझे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है और मैं मानता हूं कि वह टूट गई है। जिल, परेशान मत हो, आओ, पीछे आओ, ग्रॉक ने बीच में ही टोक दिया। लेकिन हम घायल हो गए हैं। जादू यहाँ कमजोर है, आओ। रॉक ट्रोल हमें प्लेटफॉर्म के दूर किनारे पर एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो पहले कभी नहीं था। मैंने काइरन की मदद करते हुए उस विशाल शव की ओर देखा जो चकनाचूर और टुकड़े टुकड़े हो गया था। इचोर का रंग धूसर हरा था और काइटन के टुकड़े जो किनारे से नहीं फेंके गए थे, ग्रॉक के उन्मत्त हमले से बिखर गए थे। ग्रॉक हमें बाहर एक कमरे में ले गया जिसका एक दरवाजा उसके लिए बहुत छोटा था। वह रुका और एक तरफ हट गया, लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगा। छाती की गुहा खुल गई, मांसल पसली बाहर निकल आए और एक आदमी दिखाई दिया जो रॉक ट्रोल के मांसल शरीर के अंदर से हमें देख रहा था। उस आदमी ने खुद को बाहर निकाला और अपना सफेद लैब कोट ठीक किया। खास बात यह थी कि उसके सफेद लैब कोट पर खून या बलगम का कोई दाग नहीं था, और हम सबके हैरान चेहरे देखते हुए उसने अपना चश्मा ठीक किया। ये प्रतिक्रियाएं कभी पुरानी नहीं होती, है ना, डेव?